तो आइए जो है हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम लोग जो है फर्स्ट चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का करने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का और एनसीईआरटी बुक का है। तो हम लोग ने टोटल क्वेश्चन 19 किया है। तो आज हम लोग जो है कितने से करने वाले हैं, तो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं 20 से। तो आप लोग बुक लेके के साथ में रीड करिए जिससे आप लोग का क्वेश्चन समझ में आए। तो ठीक है ना। तो क्वेश्चन 20 क्या है, तो आइए हम लोग थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। 20 है, अ पॉइंट चार्ज काज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स -1 × 10³ न्यूटन पर कूलाम टू पास थ्रू ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर्ड ऑन द चार्ज। इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल तो हाउ मच फ्लक्स वुड। ठीक है, सबसे पहले क्या दे रखा है कि अगर 20 है, जैसे मान लीजिए इसमें क्या दिया, एक गॉसियन सरफेस यहाँ है और दूसरा गॉसियन सरफेस इसकी डबल रेडियस का, मान लीजिए AR है तो ये कितने का होगा, 2R का होगा। तो हम लोग जानते क्या होता है, फ्लक्स जो है, फ्लक्स डिपेंड्स ऑन चार्ज, it does not depend radius of the gas, रेडियस ऑफ द सरफेस भी लिख सकते हैं। ठीक है, या स्फीयर। तो ये रेडियस पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए क्या लिखेंगे, एक ऑप्शन होगा जो, तो लिखेंगे क्या, फ्लक्स इज सेम when radius is double। अगर रेडियस को हम डबल कर देंगे तब भी हमारा फ्लक्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, रेडियस को डबल करने के बाद भी क्या होगा, फ्लक्स सेम होगा, क्योंकि बता दिया कि जो हमारा फ्लक्स होता है वो किस पर डिपेंड करता है, तो सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करता है, जो सेंटर्ड पे होता है, जो स्फीयर के सेंटर में होता है। ठीक है, अब क्या बोला है सेकंड उसमें कि बी वाला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज की वैल्यू क्या होगी, और फ्लक्स की वैल्यू दे रखा है। तो फ्लक्स की वैल्यू कितना दिया है, -1 × 10³ न्यूटन कहाँ गया, मीटर² पर कूलम। ये हमारी फ्लक्स, या वेबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो और आगे क्या है हमारा, गॉसियन सरफेस है, साइड दिया तो साइड से नहीं मतलब, हम लोग जानते हैं फाई इक्वल होता है Q/ε0। ठीक है ना, तो हम लोग की वैल्यू Q इक्वल कितना होगा, फाई × ε0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग Q लिखेंगे कितना, फाई की वैल्यू आ गई 1 × माइनस के साथ 10³ और मल्टीप्लाई 8.85 10³ यहाँ पे -12 ले लिया। ठीक है, तो Q की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, तो -8.85 10³ कितना हो गया, तो मल्टीप्लाई यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ -9 आएगा। ये इतना कूलाम चार्ज होगा। ठीक है, इतना हमारा क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन 20 का पहले का आंसर होगा फ्लक्स सेम होगा अगर रेडियस डबल होगा तब भी, और सेकंड में बोला है कि यूनिट चार्ज कितना होगा, तो चार्ज हम लोग का इस फार्मूले से से निकालेंगे तो वैल्यू आएगी -8.85 10 - 19 कूलाम। ठीक है ना, आया समझ में। तो देख लीजिए। तो चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, इसको इरेज करते तो कोशिश करेंगे यहाँ पे लिखने की, फिर बाद में सॉल्व। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो देखिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या है, चलिए रीड कर लेते हैं। मतलब 21 है, A conducting sphere of radius 10 cm has unknown resistance if the electric field 20 cm from the center of the sphere is 1.5 10³ न्यूटन पर कूलम। क्या कि कोई कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज़ अननोन चार्ज उस पर, अगर इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो 20 सेंटीमीटर हो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर
सेंटर से 20 सेंटीमीटर पे 1.5 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम एंड पॉइंट रेडिली आउटवर्ड, जो कि बाहर की तरफ डायरेक्शन हो। तो व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर पे टोटल कितना चार्ज होगा, यही बताना। ठीक है, देखिएगा सेम फिगर अगर हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 वैल्यू की बात अगर करें तो हमारा जो आर की वैल्यू हो जाएगा वो 20 सेंटीमीटर होगा। उसको चेंज करेंगे 20 × 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, तो 2 मीटर होगा। पहली बात ये हो गया। दूसरी वैल्यू क्या हमने दे रखी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दिया है, ई इज इक्वल कितना दिया है, तो ये बोला 1.5 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम, ये ई की वैल्यू है। ठीक है, बोला क्या, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर पे कितना चार्ज होगा ये बताना। क्या होगा, स्फीयर पे कितना चार्ज होगा, आर की वैल्यू दिया है और हमारा ये दिया है। तो हम लोग जानते हैं ई इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q/r²। देखिए ये फॉर्मूला है, ई इज इक्वल 1/4 Q/r²। तो Q की वैल्यू निकालने के लिए इसको इधर जब कर देंगे तो यहाँ से हमने देखा क्या, जब इधर जाएगा तो ई आर स्क्वायर और यहाँ पे हमने क्या है कि 4πε0 हो गया। जब ई की वैल्यू हमने देखा कि हमारी वैल्यू कितनी है यहाँ से, तो ये है 1.5 10⁻³ आर की वैल्यू हमने देखा कि यहाँ कितना है 20 × 10⁻⁻² है इसका स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे है, देखिएगा यहाँ पे जब ये 1 के साथ होता है 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। जगह नीचे वाली वैल्यू लेंगे तो ये अपान में आ जाएगा 9 × 10⁻⁹। आगे और सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग ये देखते हैं क्या चीज़ कि ये हमारा यहाँ पे पॉइंट है। अगर यहाँ पॉइंट है तो अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.5, यहाँ पे 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 हो जाएगा। और नंबर 9 बचा 10 की पावर। अब सॉल्व के लिए यहाँ कितना है 2 दूनी 4 यहाँ से आ गया, मतलब 10⁻⁻4 यहाँ हो गया। ठीक है ना, अब -4 यहाँ हो गया तो यहाँ से हमने सब्ट्रैक्ट किया, प्लस हटा दिया तो 10⁻1 बचा। 10⁻n ये जाके कितना हो जाएगा ऊपर -10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 बचा और ये वाला इधर से जाके 10 हो गया। अभी देखिएगा क्या करना हम लोग को, अभी 2 0 यहाँ है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको काटेंगे, चलिए हम देखते हैं 1.5 यहाँ 4 करके यहाँ पे 9 लिखते हैं और यहाँ से इस पॉइंट को हटा देंगे। अब यहाँ 90 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या कंडीशन बनी, तब एक तरह से इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ देखिए यहाँ से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो -8 बचेगा। यहाँ से 2 ये है तो यहाँ से 2 जब 0 होगा प्लस वाला माइनस वाला 8 10 हट के 2 हो जाएगा, मतलब 8 हो जाएगा। और यहाँ से 0 जब एक जाएगा नीचे से तो ये जाके 9 कर देगा, तो यहाँ पे अब ये भी हट गया। अब इसको काट दे, अब इसको इससे काटेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 5 जा और 3 से आ गया। टोटल वैल्यू आ गई कितनी आपकी 20 आ गई बटे 3 आ गई। 20 में जब डिवाइड करें 6.67 × 10 की पावर आप 9 लिख सकते हैं। तो ये आपने देखा कितना आ गया, इतना जो है कूलाम आ गया, कितना 6.10⁻9 कूलाम, ये आपका आंसर आ गया। तो आप लोग ध्यान से देख लिए, देखें कि कट उट तो नहीं रहा है, तो आप लोग ध्यान से देख लिए। मैं इधर थोड़ा सा और आपको बढ़ा देता हूँ देखने के लिए, तो ये देखिए, ठीक है ना, आया समझ में। तो क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा क्वेश्चन जो है वैल्यू क्या आ गई, समझ आएगी बीच में, इसलिए क्योंकि लाइट नहीं है तो लाइट चलानी पड़ी है, तो थोड़ा सा लाइटिंग है बट दिख रहा है वहाँ क्या Q = -1 10⁻³ और इंटू 8 पॉइंट इतना हो गया। तो वैल्यू आप लोग ध्यान से देख ले। तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा ले लेते हैं, तो इसको इरेज कर देते हैं हम। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, तो 21 है। तो चलिए 22 के लिए हम लोग पढ़ते हैं आगे। 22 क्वेश्चन क्या है, बुक से आप रेडी करिएगा, आपको समझ में आएगा। 22 है, अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ डायमीटर 2.4 एंड हैज़ सरफेस एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। एक दूसरा, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। क्या है,
यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर 2.4 है और हैज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। फाइंड दी चार्ज ऑन दी स्फीयर पे कितना चार्ज हो गया बताना है। व्हाट इज टोटल फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द चार्ज कितना हो गया बताना। बाद में क्या बताना हम लोग को कि व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस, कितना टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा ये, ठीक है। तो चलिए हम लोग का क्वेश्चन क्या है, अभी क्वेश्चन हम लोग का है 23 क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं क्या इसमें हमें दिया है। 22 होगा ये, 20 क्वेश्चन 2 है, ठीक है। देखिए क्या दिया, आर की वैल्यू दिया है, ये हो गया डायमीटर है, उसका आधा 1.2 मीटर हो गया, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखा है 80 माइक्रो कूलाम दिया, माइक्रो को हम लोग कूलाम बदल देते हैं 10⁻6 कूलाम, ये हो गया माइक्रोस कूलाम में हो गया, ये चेंज करिए और यहाँ पे हो जाएगा पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। फाइंड दी चार्ज ऑन दी स्फीयर, कितना चार्ज होगा स्फीयर पे ये बताना है, बाद में फ्लक्स। तो देखिएगा चार्ज के लिए हम लोग जानते हैं सिग्मा इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला है Q/A, सिग्मा इज इक्वल क्या होगा Q, इसका मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल होता है सिग्मा इज इक्वल Q/A। तो अगर Q की वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू A हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू A हो जाएगा। और R क्या है हमारा, रेडियस है, क्या है R हमारा क्या है, रेडियस है, कितना है रेडियस, तो डायमीटर उसका हाफ। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से देखिएगा Q इज इक्वल कितना हो गया, सिग्मा, पहले Q की वैल्यू पूछा है तो सिग्मा की वैल्यू इसका रख दीजिए 80 इंटू 10⁻³ और एरिया पाई आर, इसका स्फीयर की एरिया लेनी पड़ेगी तो 4πr², ये स्फीयर की एरिया लेंगे। तो Q इज इक्वल टू, चलिए हम लोग यहाँ जगह यहाँ से लेते हैं, तो Q इज इक्वल टू दिख रहा है ना, ये वाला लास्ट वाला Q देखिए कट तो नहीं रहा है ना, जो Q लिखने जा रहे हैं, हाँ थोड़ा सा अंदर हो गया है ना Q। चलिए हम इधर कर लेते हैं, आपका इधर भी बन जाएगा काम, क्योंकि इधर तो आपको देख ही रहे हैं। तो देखिए पूरा कवर हो जाएगा, तो देखिएगा पूरा आपको दिखना चाहिए ना, तो ठीक है। कितना है, Q इक्वल टू आपको लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, Q इक्वल टू देखेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग जो लगाएंगे फार्मूला हो जाएगा Q इज इक्वल टू, हम लोग जानते क्या होता है देख लीजिए। तो Q इज इक्वल टू हम लोग का कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो गया सिग्मा, वैल्यू रख दिए हम लोग 80 इंटू 10⁻⁻6 हो गया, और उसके बाद जो है यहाँ पे ले लिया 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू अगर हम रखेंगे इसका तो 144 मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ जाएगा। और बचा क्या, फिर से इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो इसका मतलब हम लोग को करना क्या, पहले इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 144 यहाँ है और यहाँ से कर देते हैं, फिर एच कर लें, 144 ये रहा और 300 ये है, 300 ये रहा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 16 और ये 17 और ये 5, ठीक। फिर उसके बाद क्या होगा 4 4 1 से मल्टी, अब 3 से करेंगे, 3 चौके 12 यहाँ पे हो गया, 13 यहाँ हो गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको ऐड कर लीजिए 6 11, उसके बाद कितना हो गया यहाँ पे 11, यहाँ पे हो गया 6 4 10 2 12 हो गया, 1 कैरी आ गया, तो फिर आपका ये 5 हो जाएगा 4। तो मिल गया कितना यहाँ से 4 5 2 1 6 ये हो गया। और हम लोग देखते 8 चौक 32, यहाँ से मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, 32 का और मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो इसका है, इसका मल्टीप्लाई हो गया, और 8 3 जा क्या 8 4 जा 32 का और मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ से हो गया 6 दूनी 12, एक हासिल यहाँ 2 1 3 हो गया, यहाँ पे कितना 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे हो गया 10 1 कैरी, फिर आगे कितना हो गया यहाँ पे 9। अब यहाँ से क्या करें 3 स्क्वायर 18 हो गया 1 कैरी, और यहाँ पे हो गया 3 1 4 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा,
उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 15 1 कैरी और 12 एक 13 हो गया। यहाँ पे 2 11 आ गया, 1 कैरी 9 हो गया और उसके बाद 6 यहाँ 14 1 कैरी 4 कितना आ गया, इतना। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू देखते हैं तो हमारी वैल्यू आएगी 1 4 4 6 9 1 2 10 की पावर। आप ध्यान दीजिए, पहले देखिए 1 0 यहाँ छोड़ दिया तो यहाँ से कम होके -5 हो गया पहले, ठीक है। अब ध्यान से फिर से देखिएगा, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे चेक करें कितने एक में डेसिमल, 2 यहाँ 4 पर डेसिमल लगा, 2 2 4 पे यहाँ डेसिमल लगा देना है। जब ये 4 पर डेसिमल लगाएंगे, अब यहाँ से इसको उठा के यहाँ करना है, तो 1.4 अगर 5 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 6 एक बढ़ जाएगा तो यहाँ पर कितना होगा 1.45 10 की पावर। ये 2 पॉइंट और कम होगा, मतलब यहाँ से बच गया -3 अब, ठीक है। 2 इधर और आ गया तो यहाँ पर कितना 5 में से 2 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बच जाएगा 10 पावर -3। तो हम लोग का यहाँ तक वैल्यू आ गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोग मल्टीप्लाई वाला हटा देंगे इधर इधर से, ठीक है, और ये पहले का इरेज कर लेते हैं। अब देखिएगा क्या है ठीक से। अब क्या बोला इसमें कि फ्लक्स बताना है, तो इसमें जब फ्लक्स बताएंगे तो फाई इज इक्वल हम लोग जानते हैं Q अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो फाई इज इक्वल टू Q की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.45 इंटू 10 की पावर -3 अपान जो इसकी वैल्यू है 8.85 10 की पावर -12 हो गई। तो फाई इज इक्वल टू जो होगा, यहाँ 2 अंक पे डेसिमल 145/885, टेन की पावर माइनस, तो यहाँ पे आ गया 9, 10 की पावर -12, 10 की पावर -3, -12 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना आएगा 9 आएगा। अब बस इसी को डिवाइड कर लीजिए तो हम लोग की फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो डिवाइड कैसे करेंगे देखिएगा, इसको हम लोग क्या करते हैं कि काट देते थोड़ा सा, चलिए। तो हो गया कितना, 5 से काटेंगे 5 2 या 10, 5 9 या 45, 5 से काटेंगे 5 1 या 5 और यहाँ 38 हो गया, 5 7 या 35 और 5 इसके बाद 8 जा 5 1 या 4 बच गया, 5 9 या 45 और उसके बाद 3 बच गया तो 5 7 जा हो गया। 29 में हम लोग डिवाइड करेंगे 197 से, तो जब पॉइंट लगा देंगे तो ये 290 होगा तो 1 जा जाएगा तो 197 आएगा। एक इधर से कैरी ले लेंगे तो 3 आ गया, 8 हो गया तो 9 आ गया, ठीक है। अब फिर यहाँ से 0 बढ़ा देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो आ जाएगा हम लोग का 2 6 8 जा आ जाएगा, ठीक है, 8 जाएगा। तो हम लोग यहाँ से देखिए डायरेक्टली लेते हैं तो 5 इक्वल हो जाएगा, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ एक और कम हो के आ जाएगा 1.8 इंटू 10 की पावर आपकी वैल्यू आ गई कितनी, तो 8 आ गई। फ्लक्स है, ठीक है, तो हमारी वैल्यू वेबर हो जाएगी। ये देखिए तो आंसर कितना 5 इक्वल 1.10 पावर 8 वेबर, ये हमारा आंसर हो गया। तो आप लोग ध्यान से देख ले स्क्रीनशॉट के लिए। तो हम लोग जो है 2 क्वेश्चन और बच्चे उसको भी कर लेते हैं लगे हाथ, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिए। तो चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, दूसरा वाला 2। तो देखिए चलिए आज हम लोग एलईडी के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, क्या एलईडी की सर्किट कैसी होती है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो देखिए ये कितने वाट की एलईडी है, वैसे तो इस पर पावर लिखा होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये आपका एलईडी है 7 वाट की एलईडी है ना, कितने वाट की है 7 वाट की, ये वाली है, ख़राब एलईडी है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपकी है हमारी, देखिए ये एलईडी कितने की 20 वाट की, देखिए यहाँ लिखा होगा बड़ा वाला है ना, देखिए ये है ना, यहाँ पे देखिए 20 वाट। और इस पर क्या लिखे होते हैं, थोड़े छोटे लिखे हैं। चलिए हम थोड़ा इसको जूम करते हैं तब आपको दिखाते हैं क्या लिखे इस पर। तो देखिएगा
इस पे लिखा है सूर्या नियो गोल्ड, कितना लिखा है LED 20 वाट, यहाँ लिखा है 20 वाट या 2000 पर मिली, कितना लिखा है 2000, एक मिनट चेक कर लेते हैं ज़रा क्या लिखा है 2000, हाँ अब देखिएगा कितना है 2000, आप देखिए ml, और उसके बाद है 605,000 K, ये इसका क्या है टेम्परेचर है, और लिखा है बाद में कितना 100 ml पर वाट, फिर क्या है जो PF है उसका वो है हमारा 0.9 से ज़्यादा है, और नीचे लिखा 220 से 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज। देखिए क्वेश्चन में हमेशा ही लिखा 220 से 240 50 हर्ट्ज, और ये 90 आपका 96 से 90, एक बार चेक कर लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, तो 96 मिली एम्पियर, ठीक है, और इंडिया का मेडअप ऑफ है, आगे कुछ नहीं लिखा है, काम की चीज़ हमारे नहीं है, बस ये लिखा है गोल्ड 20 वाट LED, फिर बाद में B और क्या है गवर्नमेंट 20 आगे जो है, ठीक है। तो हम लोग के काम की चीज़ देखिए, सबसे पहले तो आप एक चीज़ अगर जानना चाहेंगे तो देखिए क्या है कि LED पे वोल्टेज, फ्रिक्वेंसी, पावर, तीन चीज़ हमेशा लिखी होती है। तो वोल्टेज देखिए हमारा लिखा हो कितने वोल्ट से जोड़ना, 220 से 240 करेक्ट है, 50 हर्ट्ज मतलब AC से जोड़ना है, और 20 वाट ये सब लिखा है, और साथ में हमारा दिया है कि 2000 ml और टेम्परेचर भी दे रखा है, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा हम लोग फिर अपने मुद्दे पे आते हैं, देखिएगा क्या है। देखिए ये हमको देखिए 2, अब देखिए इसको हमें करना क्या है, देखिए एक तो आपको ऐसे जनरली बताइए, इसमें थोड़ा पानी चला गया लग रहा है, तो जनरली आपको एक बता दें कि जितने वाट का LED होता है उसके अंदर उतना बल्ब होता है, मान के चलिए, ठीक है। जैसे इतना है, ये 7 वाट का है तो 7 हो या 8 हो इसमें उतना बल्ब होगा, और ये क्या है 20 वाट का 20 बल्ब होगा, तो ये हमको यही आपको दिखाना है, तो इसको हमको थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए एक मिनट हम होल्ड करके ज़रा इसको, तो देखिएगा मैंने इसका थोड़ा सा ही कवर निकाला, अभी देखिए आप ऐसा दिख रहा, देखिएगा कैसा दिख रहा है, तो एक बार फिर से देखते हैं कितने वाट का भी पता चल जाएगा। ये देखिए इसमें कितने बल्ब आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 6 बल्ब आपको दिख गए, देखिए 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब अगर 7 वाट का होगा तो 6 बल्ब है। बाय रूल यही होता है कि जितना बल्ब होता है उतने वाट का ही होता है, 1 वाट का एक बल्ब होता है, इसलिए तो ये मान के चलिए, और फ्यूज यूज़ तो नहीं हुआ है क्योंकि ख़राब होने का मतलब फ्यूज नहीं हुआ है, तो मान के चलिए ये 6 जो है हमारा इसमें है 6-7 वाट का होगा, ठीक है। तो ये अभी आगे हम लोग देखते हैं कैसे क्या करना है। तो देखिएगा ये कितना 6 इसकी LED है, ये होती है 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 एक 6 है, यहाँ से ये तार जुड़ा है। अब आगे का हिस्सा अगर आपका देखना होगा तो निकलेगा ही नहीं, देखिए ये क्योंकि तार से ज्वाइंट है, देखिए आप इसको, हमें यही तो समझना है, ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए थोड़ा सा निकालते हैं क्योंकि इसको हमको निकालना ही है, तो इस वायर को हम पहले निकाल ही लेते, देखिए ये वायर, ठीक है ना, तब ये अलग हो पाएगा हमसे निकालने के, इसको निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए ये मैंने इसको वायर को ब्रेक किया, कोई दिक्कत नहीं, तो ख़राब है, चलिए नहीं तो मार भी पड़ सकता है। तो आइए हम लोग, है ना भाई, नई LED ख़राब करेंगे तो आपको घर से मार ही तो पड़ेगी। तो चलिए देखिए मैंने इसका कवर, मतलब ये जो LED होती है ना, तो सबसे पहले आप देखिए इस कवर पे कुछ नहीं करना है, ये देखिए कुछ किया थोड़ी, इसको गम से चिपकाया है बस, ये छोटा सा जो ये टुकड़ा है ना, बस इतने का खेल है कि ये गम से चिपकाया है। ये DC से भी हमें लग रहा है डायरेक्टली चल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है DC में जो होता है, देखिए ये जो कंस्ट्रक्शन है यहाँ रजिस्टर लगा है, इसलिए अगर ये चीज़ ना लगा होता तो ये जानते हैं क्या, ये डायरेक्ट DC से चल जाता आराम से, पर ये इसकी वजह से ये जो लगा हुआ देख रहे छोटा छोटा दिखता है, यही आपको समझना होता है। देखिए ये आप एक बार यहाँ देखिए, देखिए देख रहे हैं, ये दिख रहा है, एक यहाँ ब्लैक दिख रहा है, ये तो मान लीजिए चिमटी से पकड़ाएगा, देखिए एक यहाँ है ब्लैक, एक यहाँ है, एक यहाँ, तो ये सब कुछ वैसे नहीं होता है, इसके साथ बहुत सी चीज़ें जुड़ी होती है। तो यहाँ पे तो देख रहे हैं, और ये LED देखिए नंबर लिखा है
कितने से ये सब नंबरिंग जब फिट किया तो आगे हम लोग अभी देखते हैं। तो इतना हो गया। इसके पीछे देखिए कुछ नहीं है, खाली। मेन चक्कर इसका है, देखिए इसके अंदर क्या है, देखिए ये पूरी सर्किट है और ये क्या है ऐसे फिट हुई है। देखते ये भी निकलती है कि नहीं, ये भी तोड़ना पड़ेगा। तो देख लिए पहले, ये देखिए ट्रांसफार्मर तो सबके अंदर होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसफार्मर के बिना एसी जो है ना वो कहाँ पे हमारा ले पाएगा। तो देखिए इसमें बड़ा सा देख रहे हैं कैपेसिटर, बड़ा सा देखिए ये इसका मदरबोर्ड है इसका। और ये देखिए पूरा जैसे हमने चार्जर में दिखाया था ना वैसे ये देखिए ये देख रहे हैं आप। तो आगे आपने देखा और ये पीछे का हिस्सा ये है। तो चलिए एक बार फिर थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और हम लोग इसको आइए समझ लेते थोड़ा सा। देखिए ये मैंने आपको दिखाया, इसका ये वाला हिस्सा दिखाया जिसमें एलईडी लगी है, आपको ये दिखाया। अब मेन हम लोग को सर्किट ही समझना होता है भाई, फिजिक्स पढ़ने का मतलब सर्किट मेन है। देखिए ये, चलिए इसको थोड़ा ब्रेक कर लें हम लोग, इसको ब्रेक कर लेते थोड़ा सा 1 मिनट के लिए। तो आइए जो है मेन पुर्जा निकल गया है। देखिए यहाँ पे इसमें कुछ दिख रहा है। अच्छा चलिए एक बार और थोड़ा सा आपको जिम करता हूँ। देखिए इसके अंदर 2 रजिस्टेंस पहले देख लीजिएगा। यहाँ इसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे 2 कलर कोड रजिस्टेंस देख रहे हैं। इसी दोनों रजिस्टेंस से जो है इसका हिस्सा जुड़ा था, देख रहे हैं। और इसका मतलब सबसे पहले इसको कवर और बना के लगा के बाद में ये पेस्टिंग की जाती है। पीछे का देख रहे हैं, ये बाद में पेस्टिंग की जाती है। ये कुछ होता नहीं है, ये जानते, ये हमारा जो चारकोल होता है उसको रख के, जैसे वो आप समझते हैं बैटरी को जाम किया था, समझिए ये वही चीज़ है। और यहाँ देखेंगे तो ब्लैक कलर का है, पता नहीं चल रहा, उसी में ये जाम कर देते हैं और उसके एंड से यहाँ पे ये जोड़ देते हैं और यहाँ जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये देख रहे हैं, तो अंदर क्या है 2 रजिस्टर, उन्हीं रजिस्टेंस से ये सर्किट जुड़ी। अब चलिए हम लोग सर्किट पे ध्यान दे लेते हैं। चलिए देखिए कहाँ से जुड़ी सर्किट, आप देखिएगा यहाँ से। देखिए एक हिस्सा इसका ये रहा, अब अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा। देखिए एक ये रहा और दूसरा ये वाला, मतलब ये है एक पॉइंट यहाँ पे, आपको ऐसे भी नहीं पता चलेगा तो ऐसे देखिएगा। एक पॉइंट ये है, ठीक है, ये आपका, और पहले आ जाए ये वाला पहला, और दूसरा पॉइंट ये फर्स्ट सेकंड, मतलब स्टार्ट से, मतलब यही पहला पॉइंट कहाँ जुड़ा है, इस तरह से यही है वो जुड़ा हुआ। और ये है क्या, चलिए हम लोग अभी समझते हैं। तो ये क्या लिखता है पता है, ये लिखा है हमारा 275, ठीक है, ये 275 है, VW है, मतलब एक कैपेसिटर होगा, ये हमारा 275 VAC है, ठीक है। 275 क्या है, बोल्ट हो गया, AC बोल्ट के लिए 275 हो गया। और ऊपर क्या है, CV है 683 और ये वैल्यू लिखा है, ठीक है। आगे देखिएगा, इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, ऐसी मत समझिएगा, ये बहुत सी चीज़ें, इसको हमने ऐसे देखिए बड़ा सा कर दिया। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को मेन कंस्ट्रक्शन यहीं से समझना है, ठीक है, कैसे क्या होता है। देखिए इसमें भी ध्यान से देखेंगे ना, तो देखिए रजिस्टेंस कितना, देखिए सबसे पहले आइए ध्यान से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपने देखा कि ये हमारा एक आईसी सर्किट लगी होती है। देखिए आईसी का पहचानने का तरीका ये, जिसको ट्रायोड बोलते हैं, क्योंकि आईसी में कम से कम 3 इलेक्ट्रोड, 1 2 3 3 इलेक्ट्रोड होंगे। इसके 3 क्या होती है, डंडी होती है, और ये तो 2 ही है। इसका मतलब आपने देखा कि यहाँ 1 2 3 ज्वाइंट से, यहाँ दिखता नहीं, पीछे देखिए ज्वाइंट रहते हैं, पता नहीं चलता ना, क्योंकि आईसी से ही क्या होगा, यहाँ पीछे लगा रहता है ये सब, देखिए उसी से जुड़ा। तो ये हमारा क्या 3 पॉइंट्स होते हैं यहाँ से जुड़ा हुआ। इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा होता है। अगर आप अगर मदरबोर्ड में से सब कुछ निकाल दीजिए तो आप समझ सकते हैं कैसे जुड़ा होता है। देखिए जहाँ आपका लिखा होगा C1, ये जो दिख रहा है ये लाल वाला ना, ये ब्राउन कलर का, ईमान से लिए कैपेसिटर है, क्योंकि ये लिख दिया है ना, क्या लिखा है C2, मतलब ये कैपेसिटर है। इसको जगह नहीं है, थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। देखिए ये कैपेसिटर हो गया, और यहाँ पे उसके नीचे क्या, देखिए L1 है ये। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा क्या लिखता है, यहाँ पे इधर आ जाइए, तो यहाँ पे देखिए इस तरफ दिया है पॉजिटिव और इस तरफ है निगेटिव, क्योंकि यहाँ देखिए N लिखा है ना, इसका मतलब ये बता रहा है कि यहाँ से निगेटिव जोड़ना और इस तरफ से हमें क्या करना है, इस तरफ से पॉजिटिव जोड़ देना है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से पॉजिटिव जोड़ना, उधर तरफ P और N लिखा होता है, P और N होता है, मतलब पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। और आगे देखिए, अब ध्यान से देखेंगे तो लिखा है यह DXD 609, आपका दिखा है 609
और उसके बाद बोल्ट 7 एम्पियर। फिर आगे इसके अंदर क्या लिखा है, तो हम लोग देखिए लिखा है M, ठीक है ना, ध्यान से देखिए MOB1 यहाँ से, और उसके बाद इसको थोड़ा हटाते हैं और तो सब हट ही नहीं रहा है। तो आगे देखिए यहाँ MOB और यहाँ पे C5 कैपेसिटर लगा है। सब कैपेसिटर ढेर सारे, सबसे ज़्यादा कैपेसिटर लेते हैं इसमें। और चलिए यहाँ पे अब देखिए हम लोग इसको देख के समझ जाएंगे इस कैपेसिटर के ऊपर क्या लिखा है या क्या कैपेसिटर कितने का। तो चलिए हम लोग इसी कैपेसिटर से पता चला दे ये कैपेसिटर है कि नहीं। तो देखिए ये लिखता है कितने ओम का, थोड़ा सा कट जाता है ना, तो देखिए और कहीं लिखा है 100, देखिए कितने वोल्ट के लिखा है 100 वोल्ट, यहाँ थोड़ा सा कटा है। तो आइए फिर से देखिए कितने माइक्रोफैरड का है, 68 माइक्रोफैरड, ठीक है, कितने का है, तो 68 कितने माइक्रोफैरड का है, देखिए 68 माइक्रोफैरड का है और ये 100 वोल्ट के लिए है और लगभग 68 ही है। तो आपका मान के 68 लिख रहा है, ठीक है, माइक्रोफैरड। और इसका टेम्परेचर भी लिखा होता है डिग्री सेल्सियस में है, ठीक है ना। तो आप लोग देख लिए ये हमारा क्या है, थोड़ा सा सेट करने में देखिए ऐसे करते हैं। आइए देख लेते फिर से क्या सब कुछ है इसमें। देखिए कुछ ये टेम्परेचर बताया है -40 डिग्री सेल्सियस प्लस 115 और ये 100 वोल्ट के लिए है और प्लस आपने देखा इतना हो गया, ठीक है। और ये जो है येलो वाला जो पीला वाला देख रहे हैं ये ट्रांसफार्मर है हमारा, यही तो मेन है ट्रांसफार्मर, क्योंकि ये स्टेप अप स्टेप डाउन का काम यही करता है। इसको हीट करते तो हम लोग ये निकल जाता। फिर आगे देखिएगा यहाँ से और थोड़ा सा एक छोटा वाला भी देखते क्या है इसका, ये क्या दिखता है कि नहीं, यही तो मेन है। इसमें कितने का है ये भी दिख रहा है 2.1 माइक्रोफैरड। और बड़ा कर लेते हैं, देखते हैं क्या दिखता है कि नहीं। तो हम लोग देखेंगे, देखिए लिखा है 2.2 माइक्रोफैरड, ये छोटा वाला देख रहे हैं, सबसे कैपेसिटर लिखा है 2.2 माइक्रोफैरड। और इसके बाद टेम्परेचर पर लिखा है कि इतना कितना टेम्परेचर तक होता है ये। तो ये मान के चलिए ये है, देखिए दूसरा वाला वो उधर वाला है, ये कितने के लिए नहीं पता चल रहा है यहाँ पे आपका, पर ये चल रहा है कि 50 वोल्ट के लिए दिया है, ठीक है। और ज़रा आगे ले चलिए, और ये वाला देखिए ये भी वही है, मतलब ये दोनों जो है ये दो पास में है, सेम है, ठीक है। ये दोनों 2.2 50 वोल्ट के लिए है और बड़ा वाला मैंने अलग कर दिया पहले से ही, तो ये 100 वोल्ट के लिए। 3 कैपेसिटर आपको मैंने ऐसे दिखा दिए। और ये जो ब्लैक वाले ये दोनों हमारे क्या है ये, तो ये ये आपका देखिए बड़ा कैपेसिटर 3 हो गया और ये छोटा कैपेसिटर 2 हो गया। और आपका ये क्या है, तो ये मान के चलिए आपको ये भी सब कैपेसिटर ही लगे होते, ये भी अलग टाइप का कैपेसिटर हो गया ये। अब आगे भी मैं आपको समझाता हूँ। अब आइए पीछे देख लेते हैं क्या है। तो पीछे देखिए कैसे जुड़ा है, सर्किट देखेंगे तो आपको सभी समझ में आ जाएगा कैसे कहाँ जुड़ा। देखिए जहाँ पे डी लिखा होगा ना, तो ये समझ जाइएगा वो सब डायोड है। क्या होगा, डायोड है। अगर सर्किट पे आप ध्यान देंगे तो सर्किट से ही नंबरिंग किए, तो वो सर्किट बनाने का तरीका देखिए। R1 रजिस्टेंस यहाँ है, देखिए सबसे पहले रजिस्टेंस R1 होता है। तो R1 मेरे पास है, जहाँ से हमें कनेक्शन करना है वहीं सबसे पहले रजिस्टेंस होता है। तो देखिए सबसे फर्स्ट का है, तो यहाँ पे यहाँ और यहाँ क्या है, पॉजिटिव निगेटिव से पहले हमें R1 रजिस्टेंस जोड़ा है यहाँ से यहाँ तक। और ये है EMF भी लिखा जाए ठीक है। ये कितना होगा, ये R1 हमारा क्या होगा, यहाँ ध्यान देखेंगे तो ये R1 रजिस्टेंस लिखा है। चलिए ये BR1 है, फिर ये क्या है, BR1 है। ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये भी देखिए ब्लैक कलर का है, आप देखते जाइए। BR1 अलग चीज़ है, वेरिएबल रजिस्टेंस हो सकता है। फिर आगे यहाँ बढ़िए, देखिए R2 यहाँ लगा है। इस R2 से अगर हम इसे पीछे जाते हैं तो देखिए इसका मतलब ये हमारा क्या है, रजिस्टेंस है। ये हमारा ग्रीन वाला हमारा रजिस्टेंस है, ठीक है। ये ग्रीन वाला देखिए मेरे हाथ के नीचे, तो ये ग्रीन वाला रजिस्टेंस। अब देखिएगा ध्यान से, इतना तो मिल गया आपको। चलिए R3 देखिए, यहाँ पे R3 है, इसके पीछे देखते कौन रजिस्टेंस है, R3 है। तो ये हमारा जो ब्राउन वाला है, इसके हिसाब से तो ब्राउन वाला भी रजिस्टेंस आ रहा है क्योंकि R3 है। तो दूसरा ब्राउन क्या है, अब मैं वो देख लेता हूँ। तो ये आपका ब्राउन वाला, मतलब ये पहले रजिस्टेंस तो ये था, ये भी रजिस्टेंस है। तो ब्राउन ये रजिस्टेंस है। और आपका ये क्या है, ये लिखा होगा उसी से हम लोग पकड़ लेंगे ना। तो ये क्या है, देखिए यहाँ पे
वैसे देखा जाए तो ये C4 यहाँ लिखा हुआ है, तो ये C4 पे, ये C4 पे मान के चलिए। और यहाँ पे हमारा ये नहीं, ये तो इसके लिए होगा क्योंकि ये C4 ना इसके लिए है, इसका हिस्सा हो गया, तो ये कैपेसिटर नहीं है। तो ये आपका R2 देखिए यहाँ पे R1 हो गया, R2 यहाँ हो गया, और ये रजिस्टेंस तो मतलब दो ये वाले रजिस्टेंस हो गए। और अगर आप आगे चलेंगे तो R3 यहाँ हो गया, तो तीसरा हमारा यहाँ हो गया, तो ठीक है ये भी, मतलब ये सब रजिस्टेंस है तीनों, ठीक है ना। तो आगे हम लोग क्या करते, देखिए यहाँ पे अब छोटे छोटे रजिस्टेंस भी लग गया। R5 यहाँ है, इसमें रजिस्टेंस R5 हो गया। उसके बाद देखिए कुछ जगह लिखा होता हम लोग यूज नहीं करते, छोड़ देते हैं। R9 भी रजिस्टेंस है तो नहीं यूज हुआ है, कोई ज़रूरत नहीं, सर्किट ऐसी नहीं बनी सब जगह जोड़ देंगे। R8 है वो भी नहीं ज़रूरत है, हाँ बल्कि 8 जो R11 उसकी जगह लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप यहाँ D1 देखिए, D1 डायोड होता है। अब देखिए पहला डायोड यहाँ लगा है, ये फर्स्ट डायोड D1 है। अब ज़रा ये कैपेसिटर यहाँ जहाँ जुड़ा है ये R1 डायोड हो गया। यहाँ पे एक डायोड है R2 देखिए यहाँ पे है, पर यहाँ डायोड लगा नहीं है, तो इस तरफ नहीं लगा है, यहाँ पे देख रहे हैं नहीं लगा है। तो एक डायोड यहाँ लग गया ब्लैक कलर में। और आपका ये इसका मतलब है डायोड के लिए कहीं दिख नहीं रहा, डायोड नहीं है ना। तो आइए हम लोग अब आगे, और एक डायोड लिखने का मतलब ही नहीं, जहाँ जुड़ा, जहाँ लिखा होगा वहाँ जुड़ा होगा तभी जोड़ के देता है। तो आइए हम लोग इसकी सर्किट थोड़ी समझते हैं पहले कि ये कैसे वर्क करेगा। ये एलईडी है हमारा, हमने समझा। तो आइए कॉपी में मैंने फिगर बना रखा है आपके लिए। तो सबसे पहले आइए हम लोग समझ लेते, थोड़ा सा देखिएगा क्या है। तो आपको थोड़ा सा ऊपर ले चलना पड़ेगा, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। देखिएगा आपको एकदम सब समझ आ जाएगा। ये तो आपका हो गया, ठीक है ना। तो थोड़ा सा एक मिनट रुकिए। तो अब समझिए, कोई दिक्कत नहीं, आप समझिए। देखिए क्या है, सबसे पहले देखिए सब कुछ ही आपके सामने रखूं तब तो समझिएंगे। देखिए यहाँ पे आपने ये देखा 1 2 3 4 5 6 क्या है ये, तो ये एलईडी है। एलईडी ज़रा यहाँ देखिएगा, यही एलईडी यहाँ बनी हुई है। तो आप देखें कैसे देखिए इसका जो रूल है वो भाई उसमें हम लोग बाहर देखिए, जो बाहर लिखा है वो अंदर है कि नहीं पता नहीं। जैसे किसी चिप्स का पैकेट अगर आप लेते हैं तो आपका बाहर कुछ लिखा, अंदर पता नहीं है कि ये बोलते हैं कि ये ऑयल डाला है तो ये इतना मिनरल है, इतना, ये अंदर पता नहीं पर लिखा तो है। तो यहाँ पर भी एलईडी के ऊपर लिखा, अंदर क्या देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे टोटल 7 बल्ब है। इससे देखिए क्या लिखा है 7 वाट एलईडी बल्ब सर्किट, ये 7 वाट की एलईडी बल्ब सर्किट है। अकॉर्डिंग टू 7 वाट यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 आपकी टोटल एलईडी जुड़ी हुई है। और देखिए सब सीरीज में है, क्योंकि एलईडी जो होती है वो डायोड से बनी होती है। तो ये डायोड पे जलने का ये जो लाइट, ये रे दिखा रहे हैं, ये क्या है, लाइट जल रही है, इसलिए क्या होता है डायोड, क्योंकि एलईडी जो है लाइट इमिटिंग डायोड इसको बोलते हैं। तो ये डायोड से ही बना होता है, पर इसमें हाई डोपेंट कर देते हैं। डोपेंट क्या होगा, जब हाई करेंगे तो ये क्या करेगा, लाइट एनर्जी, लाइट को क्या कर, ये जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सीधे लाइट एनर्जी में चेंज कर देता है। तो लाइट एनर्जी मतलब लाइट मिलने लगती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब देखिएगा ये इतना हो, इसके साथ यहाँ पे देख रहे हैं ये ZD1, ये ZD1 का मतलब है ये भी डायोड है, पर ये कौन सा डायोड है, जीनर डायोड है ये। और जीनर डायोड हम लोग जानते हैं अगर रिवर्स बायस में होगा तो ये करंट को कट ऑफ कर देगा। तो इसलिए क्या होगा, ये जीनर डायोड, इन दोनों के बीच में एक खुद जीनर डायोड लग रखा है पहले से ही। तो जीनर डायोड क्या होता है हम लोग जानते हैं, अगर फॉरवर्ड बायसिंग में है, इसी डायोड में हम लोग जानते हैं, अगर डायोड में क्या है, डायोड को अगर रिवर्स कर देते तो करंट कट ऑफ कर देता है। पर अगर जो जीनर होता है वो बिल्कुल करंट को क्या कहता है, सडनली जब बहुत वोल्टेज बढ़ता है तब जो है जीनर डायोड क्या करता है, करंट सडनली दिखाता है। तो यही क्या है, इसलिए वोल्टेज स्टेबलाइजर में इसका यूज किया जाता है।
क्योंकि ये करंट काटने का काम जीनर डायोड ही करता है, करंट काट देता है ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या, सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें, यहाँ से आप देखिएगा तो ये हमारा कितना है, इसको बोला पॉजिटिव नेगेटिव, और इसमें में हमने आपको दिखाया यहाँ पे, अगर देखिए ऐसे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं इसको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ एन लिखा है सामने एकदम, यहाँ पे एन है और इस तरफ क्या है, पी है। तो ये हमारा, और सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे पी और यहाँ एन 230 सप्लाईज जुड़ा है, उसके साथ RB1 लिखा, मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो ये हमारा जो ये दिख रहा है ना, ये आपको किस कलर का है, तो मैरून कलर वाला जो है, इसका मतलब ये जो कलर होगा वेरिएबल रेजिस्टेंस का हो गया। चलिए अब यहाँ से सर्किट को उठाते हैं। देखिए यहाँ पॉजिटिव निकलेगा या निगेटिव निकलेगा। तो निगेटिव के रास्ते में आपने क्या देखा, एक 10 ओम और यहाँ 10 ओम रेजिस्टेंस और 2, मतलब 10 ओम का रेजिस्टेंस है और कितना, ये 2 वाट का है, 2 वाट 10 ओम रेजिस्टेंस R2 रेजिस्टेंस है। अब अगर अभी हम लोग देखें यहाँ पे R2 ये वाला हो गया, ठीक है, ये R2 हो गया, और इस वाले रास्ते से पॉजिटिव से चलेंगे तो हमने क्या देख रहा है कि पॉजिटिव वाले के बीच में एक कैपेसिटर लगा है पहले, और कैपेसिटर का काम क्या होता है, जब AC सिग्नल डायरेक्ट जाती है तो ये करंट का लॉस कम करता है, मतलब जीरो कर देता है एक तरह से। और जब ये यहाँ देख रहे हैं हम लोग, एक कैपेसिटर के साथ एक तो जो है रजिस्टेंस, वो भी पैरेलल ऐड कर रखा हम लोग ने, और जिसमें ये क्या है 1 माइक्रो ओम 2 वाट, ये देखिए क्या है, मिली ओम है, ये 1 मिली ओम 2 वाट का, मतलब इसका रजिस्टेंस बहुत ही कम है कंपेरिजन इसके, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया है, एक कैपेसिटर लगा जिसमें 1 माइक्रो फैरड और आपके 400 वोल्ट और कितना है 105 जूल, मतलब 105 जूल का है, 400 वोल्ट है और 1 माइक्रो फैरड है, ये वैल्यू है कैपेसिटर। ये कैपेसिटर C1 है। अगर हम लोग अपने सर्किट में अगर आते हैं, चलिए हम आपको दिखाएं, अगर बड़ा करना पड़ेगा तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या है, AC सप्लाई से जो है तो आपका क्या क्या जुड़ रहा है। तो AC सप्लाई से आपका पहला कैपेसिटर जुड़ रहा है और पहला रजिस्टेंस जुड़ेगा। तो हम आपको इसकी पीछे वाली सर्किट ही दिखाएंगे, पहले बड़े ऐसा करके देखिएगा। तो हमने क्या दिया, हमारा देखिए सर्किट की यहाँ शुरुआत होती है और हमने अभी बताया, देखिए कि ये हमारा आपका N दिख रहा है यहाँ पे और इधर P हुआ। तो N को पकड़े तो हम लोग सर्किट में देखें N से R रेजिस्टेंस लगा होता है, R2 वाला। तो देखिए R2 आप खोजेंगे ध्यान से, तो आपका जो है पहले BR1 लिखा है ना, तो B मतलब वेरिएबल, यहाँ B होता है पर ये BR मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस। देखिए ये जो ब्लैक वाला है ना, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस बता दिया, ठीक है। और आगे अगर हम लोग ध्यान से देखें और ऊपर लाते हैं तो देखिए यहाँ जाके, यहाँ देखिए R2 ये रहा, यहाँ जाके R2 मिला ये यहाँ वाले रास्ते में, और R2 भी देख रहे हैं किस, तो R2 का कनेक्शन कौन सा है मैं देखना चाह रहा हूँ। R2 के लिए ये ग्रीन वाला है, ठीक है, इसका मतलब R2 रेजिस्टेंस के लिए ग्रीन वाला है, ठीक है। और R2 हमारा है कहाँ, तो R2 अलग से आप अगर फिगर को देखेंगे ध्यान से, अब देखिए R2 कहाँ पे है, तो R2 देखिए हमारा यहाँ है। R2 ये है 10 ओम और 2 वाट का, 10 ओम 2 वाट R2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे R1 यहाँ हो गया, तो R1 क्या होगा पहले वाले रास्ते में, और R1 के साथ इसीलिए कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। क्या है, एक कैपेसिटर है जिसका है 1 माइक्रोफैरड 400 का। तो ये क्या है R1 के साथ हो गया, तो R1 ये पहला हो गया। और यहाँ पे अगर देखें तो हम लोग का ये जो है, इस पे तो कुछ लिखा नहीं, ये भी रेजिस्टेंस होगा, ये मान के चलिए, कलर कोड नहीं है, ये रेजिस्टेंस ही होगा, ठीक है। ये वाला जो ब्लैक वाला है ना, R1 के साथ ही रेजिस्टेंस है, क्योंकि R1 के साथ देख रहे हैं पैरेलल में जुड़ा है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक पहुँच गए कि यहाँ से हमने क्या किया, सप्लाई दिया, जो क्या है एक कैपेसिटर और उसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा R1 जो 1 मिली ओम और 2 ओम का है। यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा है 1 माइक्रोफैरड 400 वोल्ट और 105 जूल का है। नीचे हमने देखा 10 ओम 2 वाट का है R2, और आगे फिर बढ़ेंगे। अब हमने देखा जो यहाँ पे सर्किट है कैपेसिटिव सर्किट और रेजिस्टेंस वाली है, उसके साथ हमने एक देखा ब्रिज लगा हुआ है,
कौन सा है ये, जिसको हम देखें ना यहाँ सिंबल है, इस पूरे को चारों को मिलाएंगे ना तो इसको बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। क्या नाम है? ब्रिज रेक्टिफायर ये है। और ब्रिज रेक्टिफायर का अंदर वाला हिस्सा नहीं देखिए क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर 1 2 3 4 रजिस्टेंस दूर, देखिए 4 ठो क्या जुड़ा है, डायोड 1 2 3 4, ये सब क्या है, डायोड है। देखिए यहाँ पे क्या है, डायोड, डायोड 1 यहाँ पे है, कहाँ गया 1, ये हमारा 2, ये हमारा इस तरह का जुड़ा। अब देखिए यहाँ चारों से कनेक्शन इसका है, 1 पॉजिटिव वाला इधर आ रहा है, यहाँ निगेटिव वाला हो गया, मतलब निगेटिव यहाँ से जा रहा है, ये निगेटिव यहाँ से देंगे, ऐसे समझिएगा। जब निगेटिव यहाँ से देंगे तो ये इधर जाएगा और ये वाला इधर जाके इधर आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव वाला इधर ऐसे आ गया, तो निगेटिव वाला जब यहाँ से देखिए निगेटिव यहाँ से जा रहा है, ऐसे करके जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ जब देंगे तो ये इधर और इधर हिस्से में बढ़ जाएगा ऐसे, फिर यहाँ निगेटिव गया, और आप देखेंगे कि यहाँ से जो निगेटिव जाएगा ये निगेटिव निकल के अब ऐसे आ रहा है, देखिए ध्यान से, मतलब एक निगेटिव जो जा रहा है इधर से ऐसे जाके इधर निकल के ऐसे आ गया, और यहाँ से एक तरह से पॉजिटिव ये इधर आ गया, और इससे एक तरह से यहाँ से गया तो यहाँ पे, और यही यहाँ पे आ गया, तो हम लोग का ये इधर भी हो गया, इधर भी हो गया। तो यहाँ से जब हम अगर अब यहाँ देखिए, अगर ये पॉजिटिव है तो डायोड देखिए पी इधर होता है, और एक लाइन जो खींची होती है वो क्या होता है, एन, तो ये हमारा फॉरवर्ड बायसिंग में होगा, ठीक है। और यहाँ से अगर हम मान लें कि ये करंट यहाँ से जा रही है, क्योंकि ये ब्रिज है ना, ब्रिज से ऐसे बढ़ जाती है, ब्रिज से इधर आ ही नहीं सकती, तो हमने देखा कि ये पॉजिटिव आ गई, और यहाँ से हमने देखा कि ये पॉजिटिव यहाँ आ गई, पॉजिटिव ये क्या फॉरवर्ड बायसिंग में है, और ये क्या है, रिवर्स बायसिंग में है, मतलब ये फॉरवर्ड मतलब पी और ये फॉरवर्ड बायसिंग हो गई। जब ये इधर जाएगा तो हमने देखा इधर कैसा जुड़ा है, रिवर्स में जुड़ा है, मतलब ये एन इधर पी इधर है, तो ये पॉजिटिव जुड़ा ही नहीं, ये इसके लिए सिंबल, तो इसका मतलब ये रिवर्स बायसिंग में रहेगा। फिर अब यहाँ से देखिए 4 नंबर से जोड़ के देखिए, 4 नंबर से अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ से कोई मतलब ये इधर से ऐसे जा रहा है, इधर से ऐसे, तो 4 नंबर से अगर हम देखते हैं 4 नंबर पे देखिए हमारा क्या जुड़ा होता है, निगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ से निगेटिव वाला चल रहा है। 4 नंबर पे जब निगेटिव यहाँ देंगे तो यहाँ देख रहे हैं ये रिवर्स बायस में होगा, तो यहाँ से करंट कट जाएगा। अब यहाँ देखिए तो ये क्या है हमारा, जब इधर चलेंगे तो हम लोग देखिए यहाँ से क्या दे रहे हैं, यहाँ से निगेटिव दे रहे हैं, और अगर यहाँ से पकड़ेंगे तो ये पॉजिटिव देंगे, तो ये वाला हमारा फॉरवर्ड बायसिंग होगा। अब यहाँ से करंट ऐसे निकल के मान के चलिए इधर चली गई, अब ये पास कर गई इधर से, और ये पॉजिटिव इधर आई, और निगेटिव वाली हमारी यहाँ तक आ रही है। अब देखिए ये निगेटिव के लिए है, फिर निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में देखिए एक कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है, कितने ओम का देख रहे हैं, तो कितने ओम का लग रहा है, 100 माइक्रोफैरड यहाँ लिखा है, और नीचे 50 वोल्ट, देखिए 50 वाट का है, कितने का है, तो 50 वोल्ट का है, और 100 माइक्रोफैरड का है, ठीक है। एक कैपेसिटर लगा दिए, कैपेसिटर लगाने से ये होता है कि लॉस कम होता है, थोड़ी वैल्यू बढ़ जाती है, लॉस, ये जो लॉस हो रहा है बीच में, ये इसको क्या करेगा, लॉस को लगातार कम नहीं होने देगा, इसलिए कैपेसिटर लगाना जरूरी है। आगे बढ़ेंगे चलिए, तो यहाँ जब इसमें आगे बढ़े तो हमने देखा एक रेजिस्टेंस और यहाँ लगा है R3, जिसकी वैल्यू है 10 ओम 5 क्या है वाट, 10 ओम 5 वाट ये लग गया है। फिर उसके बाद यहाँ देखिए उसी से देखिए एक जीनर डायोड लगा है। जीनर डायोड का काम ये है कि ये क्या करेगा, किसके रजिस्टेंस और इसके लाइन रजिस्टेंस, इन दोनों मतलब पॉजिटिव निगेटिव के बीच में लगा एक जीनर डायोड, ठीक है। और यहाँ देखें निगेटिव से जुड़ा है, तो इसका मतलब परमानेंट रिवर्स बायस में रहेगा, और रिवर्स बायस में होने से ये फ़ायदा है कि ये क्या करेगा कि हमारा जो अगर इधर मान के चलिए भूल के इधर से करंट ज़्यादा आएगी तो ये इसको क्या करेगा, कट ऑफ करके रख देगा, और यहाँ से जो भी करंट जा रही, बहुत ज़्यादा करंट तो जा नहीं, तो ये करंट जब जाएगी अब आगे, तो यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ पे हो गया हमारा, इस तरफ से उल्टा जोड़ेंगे तो दिखाने के लिए पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब सब फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड, सब फॉरवर्ड बायस में, मतलब यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव इसी इधर वाले सीरीज जुड़ा है। निगेटिव दिखाते निगेटिव उठा जोड़ना पड़ता है, तो उल्टा वाला निगेटिव हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा ये पूरे से जो बल्ब होगा इतना ये ग्लो करेगा। तो यही चीज़ कंस्ट्रक्शन हमारे एलईडी के ये वाले फिगर में होता है। जलना तो अलग चीज़ है, देखिए जलने के लिए सिर्फ ये
चाहिए 1 2 3 4 5 6 और से अगर इसका मतलब ये 6 वाट का है, अगर ये 7 वाट का तो इसके अंदर 7 वाट का 7 लगा होता। तो यहाँ पे क्या है, ऐसा नहीं कि हमारे पास देखिए जो दिखाते हैं ना इसमें भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो पूरी बात हम लोग इसलिए समझ नहीं पाते। देखिए कुछ सर्किट यहाँ पे अभी है ना, देखिए इसमें भी बना है ना, देखिए 9 ये लगा है, क्या लिखा है 94 वोल्ट, देख रहे हैं 94 वोल्ट 3 एम्पियर। यहाँ पे ये एलईडी है, देखिए एलईडी सब ये जितनी है, पर यहाँ क्या लिखा है ये देखिए ब्लैक कलर का, ये देखिए कितना है 5 6, तो यहाँ पे फिर यहाँ देखिए 2, यहाँ देखिए 8, नहीं यहाँ पे ये हो गया 2। तो इस तरीके से यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है ये डायोड रेजिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर भी जुड़ा होता है। तो इस तरीके से हमें कहा है कंप्लीट सर्किट इस तरीके से, देखिए कुछ नहीं है। और मेन हमारा ये वाला हिस्सा है जिसमें हमने देखा कि जो है बीच में कैपेसिटर और हमारे क्या है आईसी, जो यही हमारा क्या है, अच्छा एसी यहाँ क्या करेगा, इसमें भी ट्रांसफार्मर होता है, तो ट्रांसफार्मर क्या है यहाँ पे क्या करेगा, इसको चेंज करके देगा वैल्यू, ये ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर का कनेक्शन हो देखिएगा। तो ये कनेक्शन हमारा इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप एक एक चीज़ के बारे में समझ सकते हैं कि ऐसे जोड़कर ही सर्किट बनाई जाती है। तो देखिए कम वोल्टेज, क्योंकि हाई वोल्टेज को लो बदलने के लिए आप डायरेक्ट अगर सोचें कि एलईडी में एसी में एलईडी को चेंज कर दे, मतलब एसी में अगर डायरेक्ट सोचे कि हम लोग अल्टरनेट करंट के साथ अगर डायरेक्ट बोर्ड में लगा दे कोई ला के डीसी, तो क्या वो चलेगा, नहीं भैया, वो हम लोग एसी से डीसी में चेंज करते हैं। और एसी में डीसी को चेंज करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो आईसी सर्किट होती है, और सपोर्टिंग सर्किट में कैपेसिटर, रेजिस्टेंस और हमारे जो है ठीक है डायोड, ये सब लगे होते हैं। तो इसका मतलब ये समझ जाइए, तो रेक्टिफायर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें रेक्टिफायर है, ये जो दिख रहा है ना ये फिगर, इसको रेक्टिफायर ही हम लोग बोलते हैं। आपको छोटा करते हैं, देखिए, तो ये रेक्टिफायर ही है। अगर वैसे बच्चों को समझाना हो पढ़ाना हो तो थोड़ा समझते नहीं, देखिए ये क्या है, ये रेक्टिफायर है। तो रेक्टिफायर में क्या होता है, करंट को कंटिन्यू बनाने के लिए हाफ वेव रेक्टिफायर समझिए चाहे फुल वेव। हाफ वेव में क्या है, एक ही करंट जाती है, एक तरफ से कट जाती है। जैसे इसमें देखेंगे तो यहाँ देखिए इसमें पॉजिटिव जुड़ा है, यहाँ नेगेटिव जुड़ा है। अगर यहाँ से जोड़ के देखें, मान लीजिए यहाँ हमने करंट दिया, यहाँ पे दोनों का ब्रिज समझ लीजिए। तो ब्रिज को इसीलिए देखिए यहाँ से ले जाके जोड़ा भी एक साथ, मतलब इसका यहाँ से हमने पॉजिटिव दिया तो ये करंट इधर इधर बढ़ गए, इधर से नेगेटिव इधर इधर बढ़ गए। तो पॉजिटिव में ये हमने देखे, ये क्या फॉरवर्ड बायसिंग दे रहा है, और उसके बाद यहाँ से फॉरवर्ड हो गया। यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड नहीं है, फिर यहाँ से मान लीजिए क्या किया, ये पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ के लिए बना होता ना, एसी है तो ये पॉजिटिव हाफ में क्या करेगा, ये फाड़ के चलिए पॉजिटिव हाफ में क्या हो गया, फॉरवर्ड बायसिंग हो गया। अगर उल्टा करंट चल के आया तो अब ये क्या हो गया, ये फॉरवर्ड बायसिंग देगा, समझ रहे हैं। तो अगर ये फॉरवर्ड बायसिंग देगा तो करंट ऐसे चली जाएगी। अगर बाई चांस मान के चलिए, अगर ये करंट हमारा यहाँ से आके यहाँ निगेटिव, अगर ये पॉजिटिव हो गया तो ये पॉजिटिव होने का मतलब है इधर वाला हिस्सा से पॉजिटिव अगर आएगा, मान के चलिए इधर वाले हिस्से से पॉजिटिव आएगा, तो ये क्या करेगा, तब ये वाला पॉजिटिव बन के इधर चला जाएगा। मतलब दोनों केस में या तो इधर से करंट जाएगा या तो इधर जाएगा इसी के अंदर। फिर निगेटिव वाला क्या होगा, निगेटिव वाला चाहे इधर से बने चाहे इधर से बने, वो जाएगा इसी रास्ते से ऐसे करके। तो ये पॉजिटिव के लिए इसने ऐसा कंस्ट्रक्शन किया है रेक्टिफायर का कि पॉजिटिव वाला इधर जाएगा और निगेटिव, जैसे पॉजिटिव हाफ में अगर हम लेते हैं तो ये रिवर्स बायसिंग होगा, फॉरवर्ड, ये रिवर्स, ठीक है। और यहाँ पे निगेटिव हाफ में हमने देखा कि ये हमारा क्या होगा, यहाँ से अगर हम जोड़ के देखते हैं यहाँ से तो यहाँ निगेटिव है मान लीजिए, तो ये हमारा ये फॉरवर्ड हो गया, ये रिवर्स हो गया। तो इसका मतलब है फॉरवर्ड में इधर से करंट जाएगा और उसके बाद इधर से नहीं जाएगा, और इधर वाला क्या करेगा, इधर वाला क्या होगा, रिवर्स हो गया, तो यहाँ से ऐसे चला जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद जब उल्टा हो गया रिवर्स बायसिंग में, तो यहाँ करंट ने जाके यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ वाला ये क्या हो गया हमारा, यहाँ से हमारा क्या होगा रिवर्स, ये हमारा फॉरवर्ड हो गया। अब ये रिवर्स बनेगा तो ये फॉरवर्ड हो गया, तो यहाँ से हो गया। अब यहाँ से क्या करें, ये कट जाएगा, उल्टा जोड़े तो यहाँ से हमारा पॉजिटिव गया तो ये फॉरवर्ड बन गया, यहाँ से करंट इधर निकल गया और निगेटिव वाला यहाँ से ऐसे चला गया, तो ये इस तरीके से जाएगा। तो यहाँ पे हमको देखिए क्या लगा, एक कैपेसिटर लगा, फिर वही काम है, लॉस ना होने दे। 100 ओम
100 माइक्रोफैरड 50 वोल्ट, बहुत ज़्यादा है फिर भी। और यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ एक और रेजिस्टेंस लगा रखा है, क्योंकि जीनर लगाने के अगर वोल्टेज बढ़ा के देगा, ये रिवर्स बाइसिंग में जाएगा तो करंट को कट ऑफ करते, ये क्या करता है, प्रोटेक्टिव होता है, इसी का काम होता है प्रोटेक्टिव, ठीक है, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करेगा कि कोई चीज़ जलने ना दे। अब आगे क्या करेगा, अब आगे पॉजिटिव जब करंट चली जाएगी तो ये क्या करेगा, आसानी से ग्लो करने लगेगा। बस इतना ही चीज़ है। तो चलिए आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। तो ये सर्किट हमारी है, इस सर्किट में आप इस तरीके से 1 बाय 1 सर्किट अगर किसी चीज़ की पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। देखिएगा क्या है हमारी, तो ZD1 कहीं दिख रहा है, आप ध्यान से देखिएगा, ZD1 कहीं दिख रहा है, ZD1 कहीं दिख रहा है बेटा, ZD1 कहीं दिख रहा है, एक जगह D2 खाली दिख रहा है, तो D2 और यहाँ D1 यहाँ, तो ये वाला ब्लैक वाला देख रहे हैं क्या है, ये जो है ये डायोड है, मतलब ये वाला जो ब्लैक वाला है ये डायोड है। देखिए ये डायोड है, एक डायोड हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ D1 D2 लिखा है, तो डायोड यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। और रही बात इसने जो दिखाया ना, ये जो ब्रिज वाला दिखा है ना, ब्रिज वाला इसी के अंदर होता है, ये ब्रिज वाला जो है ना आईसी के अंदर बना होता है, इसलिए वो पता नहीं चलता। ब्रिज वाला किसके अंदर होता है, आईसी के अंदर, आईसी में ही ऐसा जुड़ा होता है, आईसी न लिख के हम ब्रिज के अंदर जोड़ के देते हैं पहले से ही। तो ये आईसी के अंदर ही क्या होता है, देखिए ये इसी के अंदर हमारा 4 रजिस्टेंस है, इसीलिए आईसी जोड़ते हैं, और आपका इसीलिए यहाँ पे क्या है, ठीक है। और ये ब्रिज R1 है, तो ब्रिज R1 हमारा कहाँ हो गया, तो पहले जो है अल्टरनेट से डायरेक्ट जुड़ गया यहाँ पर, ये ठीक है। तो आप समझ गए ऐसे, इस तरीके से हमारी सर्किट होती है। तो चलिए जो है आप हमारे आइए देखते हैं, चलिए आगे, ठीक है। तो हमने देखा कि जो है एलईडी सर्किट में किस तरीके से हमारा कंस्ट्रक्शन होता है और क्या फिगर होता है, कैसे हम इसको समझ सकते हैं एलईडी वर्क कैसे करता है। तो देखिए ब्रिज रेक्टिफायर है, यहाँ लिखा 1, ये ना ये नंबर होता है, देखिए इस तरीके से। तो चलिए आगे लेते हैं, आइए जो है देखिए, तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए 2010 में आया हुआ है, तो हमारा किसका है, तो रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन किसका है, तो रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। ये 2010 में है, देखिए हम लोग क्या देखते हैं, क्या है देखो सॉल्यूशन, चलिए सॉल्व करेंगे। The radii of curvature of a double convex lens, डबल का मतलब समझते हैं, जैसे ये हमारे कॉन्वेक्स लेंस से होता है, इसको जोड़ते हैं तो ये वाला क्या होगा, इस वाले को R1, इस वाले को R2, ये क्या है डबल कॉन्वेक्स लेंस, इसको माना जाता है। और दोनों का जो हमारा दिया है डबल लेंस R 10 सेंटीमीटर है, ये क्या दिया है रेडियाई, R1 पर हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर, R2 पर -20 सेंटीमीटर, ये रेडियस R1, क्योंकि ये वाला हम लोग जानते हैं इधर वाला कॉन्वेक्स की तरीके से काम करेगा और इस तरफ वाला कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स इधर होगा, कॉन्वेक्स इसलिए हम माइनस फिर क्या पूछा है, इफ द टोटल लेंथ एफ की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, यहाँ फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या है, आप लोग सबसे पहले समझिएगा। तो क्वेश्चन हमारा है कि द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर इफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 12 सेंटीमीटर, फिर क्या फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, चलिए हम लोग थोड़ा सा लाइट जला लेते हैं, दिखेगा अच्छा हो सकता है, तो देखिएगा। तो देखिए, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन में ये हमारी वैल्यू है, R1 की वैल्यू तो हो गई 10 और R2 की -20 और F की वैल्यू 12 सेंटीमीटर हो गई। तो हम लोग जानते हैं 1/F -1 लेंस में का फॉर्मूला है, 1/R1 -1 R2 फॉर्मूला, ठीक है। फिर 1/F की जगह हमें क्या मिल गया, 20 सेंटीमीटर है और N की वैल्यू नहीं पता है, और यहाँ 1/R1 की वैल्यू कितनी है, तो 10 है, प्लस हो गया 1/, तो R 1/20 इक्वल टू
जाएगा n माइनस 1 और ये एलसीएम जब लेंगे ना इसका हो जाएगा एलसीएम 30 तो ये होगा 40 यहाँ पे इसको ऐड करके काटेंगे तो 6 जो इतना ले जाएंगे n माइनस 1 कितना हो जाएगा 6 प्लस 1 के n की वैल्यू ये सॉल्व करेंगे अगर डिवाइड करेंगे 26 से तो बन जाएगा ठीक है 13 हमारा 39 ठीक है आगे 13 ये हमारा कितना करेंगे इंडेक्स तो इसकी वैल्यू आगे कितनी देख लीजिए आप तो देखिए कुछ मिस्टेक लगने की थोड़ी सी देखिएगा क्या होगा तो हमने क्या किया पहले रेशियो 1 अपान यहाँ से हो गया यहाँ हो गया ये सॉल्व करके हम लोग करते 5 का 6 पर ये इधर चला गया तो 6 अपान 5 हो गया और जब हम लोग प्लस 1 इधर लेंगे तो 2 और 20 प्लस 26 अपान 20 हो गया 20 बन गया 20 ले जाना 20 हो गया 20 अब कितना बन गया तो अब कितना हो जाएगा 20 उसके बाद हमारा कितना बचती है 1.3 आ जाएगा वैल्यू देख लीजिए आपको कितना है तो 1.3 हमारी वैल्यू आ जाएगी ठीक है तो डायरेक्टली कितना है 1.3 आप लोग देखिए कितना आ गया तो 1.3 आ गया तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं देखिए थोड़ा सा कट रहा है इसीलिए मुझे देखना पड़ जाता है तो देखिए यही कट रहा था आप लोग देख लीजिए तो देखिएगा थोड़ी सी मिस्टेक है वो ये क्या है तो हम लोग जो है यहाँ पे देखिए जो वैल्यू लिखा है 12 लिखा है अच्छा 12 यहाँ मैंने लिया है और यहाँ मैंने 20 रख दिया है इसलिए रखा है यहाँ पे 12 रख दिया तो आपका सब सही यहाँ पे 12 और 12 होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6 यहाँ आ जाएगा ये और यहाँ पे भी 12 तो इस हिसाब से हमारा कितना इसको काटने में हमारा हो जाएगा इसको कटेगा तो यहाँ पे बच जाएगा 1 plus 1 point ठीक है ये हमारा यहाँ हो गया तो आप एक्सिट करना है हम यहाँ इसकी वैल्यू ऐसी वैसे यहाँ 1.12 होगा 6 यहाँ काटेंगे चल कटेंगे 6 1.12 दूसरा कट जाएगा तो दूसरा कट जाएगा तो ऐसे में लिखिए क्या है 0.5 के बाद 1.5 चलिए ध्यान से देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है समझ लीजिएगा देखिएगा क्वेश्चन क्या है तो ध्यान से आपको क्वेश्चन रीड कर लीजिए एक बार तो क्या क्वेश्चन है देखिएगा थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाते हैं एक बार तब छोटा कर लेते हैं तो देखिए क्वेश्चन हमारा है कि अ बाई कॉन्वेक्स लेंस हैज़ फोकल लेंथ 2/3 टाइम्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आइदर सरफेस दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो कितना होगा मान के चलिए सेम है पर जो फोकल लेंथ होगा 2/3 जो है किसके होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा कैलकुलेट द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल यही पूछा यही निकालना है तो ये आपका क्वेश्चन जो है आया हुआ पक्का मैं बता दूँ आपको ये 2010 ये भी हमारा 2010 में ही एक आया है देखिए क्या है तो बाई कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका मतलब अगर हमको सॉल्यूशन लेना होगा तो सबसे पहले क्या है R1 इक्वल R1 की वैल्यू कितना R प्लस ले लेंगे और R2 की वैल्यू की माइनस R टोटल जो होगा 223 R ठीक है तो अगर हम मामला देखते हैं तो ना ये माइनस लेंस में मामला है 1 ये की वैल्यू हमारे और यहाँ पर बाई आर हो जाएगा इक्वल यहाँ ये प्लस है यहाँ जो रखेंगे यहाँ पर आना होगा प्लस 1 आर ठीक इसके बाद क्या होगा फिर ऊपर हो जाएगा यहाँ बार जाएगा इक्वल टू n - 1
कितना हमारा एम इक्वल टू 1.72। तो आपने देखा कैसे हम लोग करेंगे। तो हम लोग को सबसे पहले करना क्या है, अब बाई कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ हमारा 2/3 टाइम्स क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है आइदर सरफेस का। कैलकुलेट दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, हम लोग R1 को +R ले लिए, R2 -R ले लिए, और उसके बाद F को 2/3 लेंगे। जब लेंस का फॉर्मूला में रखेंगे 1/R इक्वल टू 1/R1/R2, तो सॉल्व करके लाएंगे। तो हम लोग का देखिए फॉर्मूला जो है, जो आंसर बन के आएगा, तो आपको ध्यान से देखिए जो आंसर बन के आएगा तो यही बन के आएगा। तो आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना, क्या है तो 1/F n -1 1/R हो गया। नीचे क्या है, तो ये जहाँ लिखेंगे 2/3R, 3 ऊपर चला गया 2/R, और यहाँ पे सेम RR हो गया तो 2R/R n -1, R से R कट गया, 4 2 के पास आ गया तो 3/4 हो गया। अब क्या करें, एलसीएम लेंगे 1 भर करके, तो 7/4 में डिवाइड में 1.72 आ गया। तो चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ध्यान से देखिए। Two lenses are powered 10D and -10D are connected. Calculate the power of new lens. And where should an object be placed on the lens equal to the रखते हैं, जो इमेज बने कैसे भी मैग्नीफाई करके टू होना बने। तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्या करना देखिएगा। तो हम लोग का जो पावर है, टोटल पावर होगा 10 - 5 इक्वल टू 5 दिया। अब हम लोग जानते हैं 1/F इक्वल टू, या E इक्वल टू हम लोग जानते हैं 1/F। तो E इक्वल आई तक 1/F हो जाएगा। तो फाइंड करते हैं ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो हम लोग का क्या है, जो ऊपर कितना होगा 100/5 हो जाएगा। तो 20 सेंटीमीटर ये ब्रैकेट फर्स्ट। अब चलिए सेकंड के लिए हम देखते हैं। तो सेकंड के लिए क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट का मैग्नीफिकेशन पूरा 2 गुना हो जाएगा। ये इसका मतलब हमने क्या देखा कि हम लोग को ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है। तो 10 सेंटीमीटर जो है लेंस से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे देखिए नहीं दिख रहा था, तो ये था जो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखें। सबसे पहले कि m इक्वल टू मैग्नीफिकेशन V/U, V इक्वल टू U होगा 1/V में ये मैग्नीफिकेशन लेंस का फॉर्मूला होगा, तो 1/20 ये वैल्यू रख दिए। हम लोग का देखिए तो आसानी से आ गया, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये जो है देखते हैं, सेम क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, a thin converting lens made of refractive index 1.5। देखिए क्या है, हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं। पहले फॉर्मूला F वाई कर सकते हैं, इक्वल हो जाएगा ए ग्लास माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा एन वाई अपान यहाँ पे ए एन टी माइनस ये फॉर्म हो। ठीक है, सबसे पहले अब क्या क्या दिया है, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन ग्लास ए 1.5 ग्लास की क्वार्टर 3/8 और फोकल लेंथ जो दिया है वो क्वार्टर वाली की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भी स्थिति कान की वजह से काम कर रहा। क्या बोला है, दैट कन्वर्टिंग लेंस मेड अप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ठीक है, एक एज ग्लास कन्वर्टिंग लेंस मेड अप ऑफ ग्लास रिफ्रैक्टिव एज कन्वर्टिंग लेंस कॉनिकल लेंस। आप फोकल लेंथ ठीक होगा, ये इमर्स आप रिफ्रैक्टिव स्थिति में
1 किलोमीटर कितना सेंटीमीटर कान के ऊपर जाता है। तो पूछा है क्या कि कैलकुलेट द टोटल कन्वर्टिंग फ्री है अगर हमको निकालना है इसकी नहीं पता इक्वल इसकी वैल्यू भी कितने 1.5 माइनस और वाटर की वैल्यू 15.8 से बात करते हैं तो यहाँ 1.5 माइनस 15.8 इक्वल जहाँ 1.5 हम 3/2 लिख सकते हैं ठीक है लिख सकते हैं। ठीक है इसको सॉल्व करके हम लोग तो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 15.8 इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा इसका एल्सियम आ जाएगा हमारा 8 और 4 से मल्टीप्लाई तो 12 में 15 ठीक है इसको आप सॉल्व करेंगे तो हम लोग की वैल्यू आ रही है माइनस कितनी आएगी तो 2.5 कितना मीटर आपको ध्यान से देखिए कितना मीटर है तो -1.5 सेंटीमीटर आ गया हम लोग की वैल्यू। तो आप ध्यान से देख लीजिए क्या है तो अभी हम लोग का देखिएगा कितनी वैल्यू आ गई ताकि हम लोग को यहाँ पे ये जो है आपके 50 वैल्यू रखनी है ठीक है 50 यहाँ रखूँगी 50 यहाँ रखूँगी तो 50 मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा देख लेता हूँ तो आप लोग ध्यान से इसको देख तो देखिएगा जो हम लोग का फार्मूला क्या होगा तो यहाँ पे जो हम लोग का वैल्यू है ये वाला तो हम लोग की वैल्यू यहाँ पे जो लिखते हैं ना कि यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है इसको ये ऊपर जो आया था तो ये है पानी यहाँ पे यहाँ नीचे आया तो इस तरह से तो आप क्या करेंगे यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी इसकी तो हमारी होगी और आप उल्टा कर देना ये हमारा हो गया इसकी वैल्यू तो इसकी वैल्यू हमारी कैसे होगी और इसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी 50 ठीक है ना 50 होगी तो हम लोग को इसको लिखते जाना है तो ये वैल्यू होगी ठीक है मतलब इसको हम क्या करेंगे पॉइंट हटा देंगे ये हमारा हो गया और इसका बैठते हैं अब मान लीजिए देखिएगा तो हम लोग का ये फॉर्मूला बनेगा क्या बनता है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपको निकल आएगी ठीक है तो आप लोग देख लीजिए तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए हमारी जो वैल्यू आएगी आएगी तो वैल्यू रखी है 50 लगभग सही है हम लोग का 20 आएगा कितना होगा 1.5 माइनस यहाँ पे जाएगा अपन रखेंगे 1.5 माइनस 3 और मल्टीप्लाई 50 रखेंगे ऊपर लगभग सारा 20 सेंटीमीटर करेगा तो 20 सेंटीमीटर इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं 20 सेंटीमीटर आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा रे ऑप्टिक्स का अ लेंस मेड अप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 हैज़ फोकल लेंथ कितना है तो 20 सेंटीमीटर इन एयर कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ लेंस व्हेन इमर्स इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3 दिया हुआ मतलब क्या दिया है
इसको थोड़ा लाइटिंग में बढ़ाते तो वहाँ पे थोड़ा देखिए चमकेगा नहीं, क्या होगा, अ लेंस मेड अप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। अगर कोई लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव 3/2 है और फोकल लेंथ 20, जब इसको हम एयर में रखेंगे तब, जब इसको क्या करते हैं वाटर में डाल देते हैं तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर को देती है, तब क्या होगा, फोकल लेंथ कितना होगा। तो अब देखिए वहाँ कहाँ चमकेगा, आप समझ, वहाँ लिखा है क्या है, व्हेन इमर्स, ठीक है, और सब कुछ दिख रहा है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं। देखिए हम लोग का सबसे पहले मैं यहाँ फॉर्मूला लिखूंगा, तो 1/f इक्वल टू होता है n-1 और 1/r1 माइनस 1/r। इस तरीके का हम लोग का ये फॉर्मूला यही लगता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका निकालने का, हमें एयर का निकालना, मतलब हम लोग क्या करते हैं फोकल लेंथ जो होगा ये एयर में ग्लास का निकालेंगे। तो फॉर्मूला हो जाएगा n ग्लास टू एयर माइनस 1/r1 देखिए। अब इसी को अगर हम लोग क्या करें, तो अगर हम लोग वाट में डालें, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप क्या निकालेंगे, हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको क्या करेंगे, लेंस निकालेंगे पर इसके रिफ्लेक्टिव वाट ये हमारी क्या यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या होगा, ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या हो जाएगा हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ग्लास होगा वाट और माइनस और यहाँ पार्टी सेम, तो यहाँ सेकंड। तो फिर इसको चेंज करेंगे, अगर देखिएगा 1/f और इसको हमें क्या करना है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हटा देंगे। तो ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर माइनस और 1/r1 माइनस 1/r का पार्ट है, ठीक है। फिर अगर और साथ में 1/f इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा कितना ऐसे लेंगे, a-n-g माइनस n-a-w अपान यहाँ से कितना हो जाएगा n-w-a और यहाँ तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब क्या करिए हम लोग, तो क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग डिवाइड कर देंगे इसको, तो हम लोग डिवाइड करेंगे इसमें, फर्स्ट में क्या करते हैं सेकंड से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट में क्या करेंगे, तो हम लोग का निकाला फोकल इसी में ठीक है। तो देखिए तो 1/f में डिवाइड करेंगे 1/f से कितना है 1/f हो जाएगा अब इसकी जगह में क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो अगर ये हमारा इसमें डिवाइड करेंगे इसमें इस बारे में, तो हम लोग का ये वाला हिस्सा देखिए जाएगा, बचेगा इस वाले में, मतलब हमें बचेगा a-n-g-1 में जो है n यहाँ से हमारा जो नीचे है ये ऊपर मल्टीप्लाई चला गया और यहाँ नीचे बचेगा n-g-a माइनस कितना हो जाएगा, तो n-a ये भी बचेगा हमारे पास। तो आप लोग इतना देखिए सबकी सॉल्व कैसे हुआ, अगर इतना आ जाएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा सा यही समझना है कि कैसे, मतलब फार्मूला हम लोग का बन गया कि F/W/F इक्वल टू a-n-g माइनस 1 a-n ओमेगा अपन a-n-g माइनस a-n ओमेगा, ठीक है, ये फार्मूला बन गया। तो आप लोग देख लीजिए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर सकते आसानी से, फार्मूला बन चुका है जो आपके सामने है, ठीक है। अब इसमें अगर वैल्यू रखेंगे तो एक एक वैल्यू हमारी क्या दे रखते हैं, ऐसा नहीं। तो चलिए हम लोग को वैल्यू देख लेते हैं, क्या दिया है उसको रख लेते हैं। देखिए ये हमारा 3/2 माइनस और उसके बाद इसका वाट को 4/2 यहाँ पे 3/2 माइनस 4/2 इसको सॉल्व करेंगे तो साइड से यहाँ कितना हो गया, इसका 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से अगर 1/2 मल्टीप्लाई
और यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 - 8/6 आर हो जाएगा 4/6 मल्टीप्लाई 6/6 काटेंगे तुम्हारा टोटल है 4 सेंटीमीटर। आप लोग ध्यान से देख लीजिए नीचे कितना है इतना देख लीजिए ना, तो कितना आगे फोकल लेंथ दिख तो रहा है 4 सेंटीमीटर कितना आगे फोकल लेंथ। तो आपने देखा कि कितना आगे कितना आगे 4 सेंटीमीटर आगे, ठीक है। तो ये हम लोग का जो वैल्यू है अभी रिलेटिव आया होगा, अभी हम लोग को निकालना है इसका वाटर वाला। तो यह W इक्वल हो जाएगा 4 इंटू एफ ए इक्वल 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ ए की जो वैल्यू है कितनी है 20। तो यहाँ 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग का एफ उसकी वैल्यू है 80 सेंटीमीटर आ गया 80 सेंटीमीटर। तो देखा हम लोग ने जो फोकल लेंथ आया है वाटर में, तो आप देखिए कितना गुना बढ़ गया, तो 80 गुना बढ़ गया हमारा, ठीक है। जब हमारा रिफ्लेक्टेंस क्या होगा मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं, अगर हम लोग क्या करेंगे किसी भी जो है लेंस को, अगर हम लोग क्या करते हैं किसी भी लेंस को वाटर में डीप करेंगे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, इसके हिसाब से 4 टाइम बढ़ गया, मतलब ज़्यादा है 4 टाइम ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। तो ये हमारा रिफ्रैक्ट गया फोकल लेंथ कितना होगा 4 टाइम इंक्रीज कर गया। आप लोग ध्यान से देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना इंक्रीज कर गया तो 4 टाइम। देख लीजिए तब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा हमारा क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स का है, देखिए क्वेश्चन क्या है देखिएगा ध्यान से। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग का क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यू आर गिवन 3 लेंसेज हैविंग पावर, मतलब हमारे पास जो है 3 लेंस दिया है जिसका पावर 6 जो है डायोप्टर और 3 डायोप्टर है और तीसरा P3 है 12, मतलब 6 डायोप्टर का 3 डायोप्टर और 12 डायोप्टर 3 हमारे पावर का लेंस रहता है। Which two of these lenses select to construct, इन तीनों में से कौन सा बोर्ड में लेना है जिससे माइक्रो जो है स्कोप को हमें यूज करना, मतलब माइक्रोस्कोप में हमें लगा के यूज करना है। तो इन तीनों में से कौन सा लेंगे 6, 3 और 12, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या है मैग्नीफिकेशन का जो पावर होता है माइक्रोस्कोप 1/F3 into 1/F3। तो इसका मतलब लिखते हैं PE और क्या होगा PO, ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या होगा माइक्रोस्कोप जो हायर पावर का यूज किया है, ये हाई पावर, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव जो होगा हायर देन आईपीस, ठीक है। इसका मतलब ये होगा सबसे पहले क्या रखना है, तो ये मैग्नीफिकेशन पावर है 1/F3 1/F, अगर इसकी वैल्यू रखेंगे PE और PO हो जाएगा। और माइक्रोस्कोप कंडीशन होती है तो माइक्रोस्कोप में जो पावर होगा वो हाई रखना होता है, और इसका मतलब आप उसमें भी क्या करना ऑब्जेक्टिव के हायर पावर होगा और हमारा जो है आईपीस। तो अब ऑब्जेक्टिव जो बनेगा ऑब्जेक्टिव जो होगा वो हमारा मतलब कौन सा तो P3 वाला बनेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आईपीस जो लेंस आईपीस में जो यूज करेंगे हम लोग तो कितना होगा P1 वाला, P1 का मतलब 6 डायोप्टर और P3 का मतलब 12 डायोप्टर। इन्हीं से मिलकर हमें क्या करना है 12 डायोप्टर, इन्हीं से मिलकर हमें क्या बनाना तो माइक्रोस्कोप होगा। तो माइक्रोस्कोप में जो आईपीस हमारा ऑब्जेक्टिव जो होता है क्योंकि हमें क्या होता है वर्चुअल इमेज मैग्नीफाई वर्चुअल इमेज बना रहा है। तो 12 जो है डायोप्टर का हम ले लेंगे कौन सा तो ऑब्जेक्टिव में, और 6 डायोप्टर का ले लेंगे हम लोग क्या तो आईपीस होगा, जिससे क्या करेगा एक मैग्नीफाई करके बहुत सा बड़ा सा इमेज बनाएगा जो दिखे। तो ये हमारा आंसर, तो आप लोग देख लीजिए समझ में आता है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर है, तो आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो देख लीजिए, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन सेकंड क्या है, तो आप लोग देखिए क्वेश्चन सेकंड का ध्यान से देखिएगा, समझ जाएंगे हमारा क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन क्या है
क्यू का माइक्रोस्कोप इज ऑफ लेंथ 50, क्यू जो होगी अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन एल की जो वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और एफ जो इसका है आई पीस का ये फोकल लेंथ हमारा कितना है, और आप जितनी तरह फोकल लेंथ में कितना इसका है लेंथ ऑफ आई पीस आउटपुट, तो लेंथ इसका आई पीस करके आगे तो मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है, क्या होगा मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा इसका भी लाइन आंसर है। तो देखिए तो और एक चीज हम लोग और पूछते हैं कि जब बी की वैल्यू ये मतलब हम लोग को बताना है फाइंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप और इमेज कहाँ से इमेज बनेगा इनफाइनाइट करेंगे हम लोग मैग्नीफिकेशन मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू जानते हैं क्या, तो हम लोग जानते हैं कि यल अपान एफ ई मल्टीप्लाई ई अपान एफ ए फॉर्म होगा, क्या मैग्नीफाइंग पावर है एल अपान एफ टी इंटू डी अपान कितना एफ, तो यहाँ पे एल क्या है हमारा 15 सेंटीमीटर जो है क्यूब की लेंथ मिला है, और एफ टी की वैल्यू 3 है मल्टीप्लाई, और डी हम लोग जानते हैं डिस्टिंग का डिस्टिंग ये मतलब नियर वाइट हम लोग का क्या होता है आइस का, तो 25 सेंटीमीटर का अगर हमें क्या मिलेगा बन के मिलेगा तो हमारा इमेज कहाँ बनाएगा तो इनफाइनाइट, यहाँ 25 एफ की वैल्यू हमारे कितनी है कितनी देखिए तो यहाँ 3 होगी, अब यहाँ से इसको काट देंगे 5 मतलब हो गया 100 25 यहाँ 75 हो गया, ठीक है 25 25 125 हो गया, और उनसे काट देंगे तो हम लोग का कितना वैल्यू आ जाएगा, तो ये आ गया कितना, तो हम लोग जानते हैं 6 3 12 और 2 3 4 10 कितने हो गए 5000, 6 3 12 2 3 4 5 इतना जो है सेंटीमीटर का हमारा क्या करेगा इस अपने मैग्नीफाइंग पावर आप लोग यहाँ से देख लिखा है एल अपान एफ टी इंटू बी अपान एफ, और हम लोग का वैल्यू रखेंगे एल की वैल्यू ले रखते हैं यहाँ हमारा टी आता है 20/2 आ गया, तो हम लोग काट देंगे 3 फैक्टर ये कट के आगे हम लोग कितना 5 कितना तो 125, और 125 में अगर हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो आप लोग देखिए, तो आप लोग देख लिए क्या हमारा आंसर है, तो आंसर हमारा होगा 62.5, तो ये मैग्नीफाइंग पावर होगा, इस तरीके से लोग निकाल सकते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 और दूसरा देखिए प्रीवियस इसका क्वेश्चन नहीं था क्या देखिए अब इज एट डेप्थ ऑफ 30 सेंटीमीटर बिलो द वाटर, मतलब कोई मछली है फिश है जो 30 सेंटीमीटर जो है पानी के अंदर 30 सेंटीमीटर, तो करें वाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द इस इमेज क्या होगा फिश और बीच के बीच में जो है डिस्टेंस बिटवीन फिश और उसके इमेज में कितने का डिस्टेंस है, कितना होगा फिश और इमेज, ठीक है कितने का डिस्टेंस होगा, तो हम लोग जानते हैं डिस्टेंस बिटवीन फिश एंड इमेज रिलेटिव रिफ्लेक्शन इंडेक्स माइनस एक्चुअल रिफ्लेक्शन, ठीक है रिलेटिव की मान लीजिए टोटल डिस्टेंस हमारे डी है और एक्चुअल कितना हो जाएगा तो डी बटा कितना होगा 10 हो जाएगा, ठीक है तो ये हो गया, तो इसके बाद यहाँ पे डी माइनस यहाँ हो जाएगा डी पर काम करेंगे 1 माइनस 1 ये, तो आगे डी और यहाँ पर हमने क्या किया डी की वैल्यू हमारी 30 सेंटीमीटर और 1 माइनस 1 अपान एम की वैल्यू बांटते हैं 30 दे रखा है, आगे और साथ करने को 30 मिलीमीटर, देखिए ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस 3 हो जाएगा 30 मिलीमीटर, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है और दोनों के बीच में डिफरेंस 7.5 का डिफरेंस, क्वेश्चन क्या था कि जब कोई फिश को 30 सेंटीमीटर पानी के अंदर हो तो जो इमेज बनेगा वो और फिश जो एक्चुअल फिश उन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ जाएगा, तो देखिए 30 का है तो 30 सेंटीमीटर में और जो इमेज
दोनों में 7.5 का डिफरेंस आएगा। तो रिलेटिव डिफरेंस माइनस एक्चुअल क्या होगा डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए जो है देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, वाटर एंड ग्लास का हो गया। तो हम लोग लिखते कैसे हैं, तो ये वाटर हो गया और ए होता है और उसके बाद ग्लास का हो गया एन जी के हो जाता है हमारा कितना हाई फाइव। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वाटर निकाल रहा हूँ तो ग्लास कितना होगा हाई फाइव, इसमें डिवाइड कर देंगे तो हाई फाइव हो जाएगा इसका ये। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो हम लोग जानते हैं क्वेश्चन क्या है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और यहाँ क्रिटिकल एंगल साइन सी मान लें और साइन सी अगर हमको निकालना होगा मान जो 1/कितना इसकी वैल्यू रखेंगे तो 4/5 मिल सकता है। ध्यान से आप लोग देखिए, आपको समझ में आएगा कितना हो जाएगा, 4/5 नीचे हो जाएगा। तो हम लोग ये देखते हैं कि इसको डायरेक्ट साइन और यहाँ लिखेंगे सी इक्वल टू साइन और एक 4/5 हमारा जो एंगल कितना हो गया, एंगल क्रिटिकल एंगल 4/5 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 4/5 आप ध्यान से देखिए। तो ये नियर और कितना होगा 53, नियर और 53 डिग्री 8 मिनट के लगभग। तो आप लोग देख लीजिए क्या करना है। सबसे पहले तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना था, इसमें फर्स्ट क्या करना है कि अगर कोई हमारा वैल्यू दे रखा है कि आपका इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास ये 4/3 5/3 लाइट क्रॉस फ्रॉम ग्लास टू वाटर जाएगी, तो ग्लास का वाटर का रिस्पेक्ट में निकाल लिए, तो हम लोग डिवाइड कर दिए ग्लास में वाटर से, तो उसके बाद वैल्यू हमारी कितनी आ गई, तो 5/4 हो गई। उसके बाद हम निकालेंगे क्या चीज़ की जो ग्लास से वाटर में जाएगा तो उसका क्रिटिकल एंगल मान ले सी हो गया, तो साइन सी इक्वल टू 1/WG वैल्यू रखेंगे तो 4 कितना हो गया 5 हो गया, और एंगल लगभग 4/5 मतलब 53 डिग्री और 8 मिनट, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, चलिए हम पढ़ते हैं क्या है। फिर क्वेश्चन दी एंगल ऑफ रेडियस कितना लिखते हैं, एंगल ऑफ रेडियस कितना हमारा 30 डिग्री, ठीक है। और रे ऑफ इंसिडेंट एंगल कितना 60 डिग्री और रिफ्लेक्टर सफर डेविएशन कितना हो रहा है इसमें, तो 30 डिग्री हो रहा है। मतलब बोला कि एंगल ऑफ रे 30 डिग्री देते इंसिडेंट प्लेन पे अगर हम रे ऐसे डालते हैं कैसे, तो ये हमारा हो गया 30 डिग्री का, और इसके ऐसे करके डालेंगे तो यहाँ पे जो बनाएगा 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ से ऐसे करके जो डेविएशन है मान लीजिए ऐसे करके ये डेविएशन हमारा यहाँ पे जो होगा कितने डिग्री पर होगा, तो इमर्जेंट जो ई होगा कितनी एंगल होगा ये बता हम लोग जानते क्या होता है डेल प्लस ए इक्वल टू आई प्लस कितना होता है, तो इमर्जेंट, तो डेल प्लस ए इक्वल आई प्लस डेल की वैल्यू कितनी हमारी है 30 और प्लस ए की वैल्यू 30 और इक्वल टू 60 प्लस ई हो गया, तो ये ऊपर कर दिया ई की वैल्यू हो गया इमर्जेंट क्या एंगल कितना होगा 0, जब इमर्जेंट एंगल 0 होने का मतलब ये हुआ कि जब हम लोग ऐसे डालेंगे तो ये इसी सरफेस पे जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा एट द सरफेस आप क्या क्या होगा ऐसे लिखते हैं सरफेस से ऐसे टच करके यहाँ होगा, इसलिए क्या होगा ई की वैल्यू ये हो जाएगा। तो आप यहाँ से कोई प्रश्न नहीं है, तो इस तरीके से क्या करेंगे इनका क्वेश्चन का ये क्या फॉर्मूला डालना चाहिए कि डेल प्लस ए प्लस आई प्लस ई इक्वल टू हमारे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे लेते हैं। तो आइए जो है हम लोग NCERT जो है
का एनसीईआरटी बुक का हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल कर रहे हैं इसमें। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिए और हम लोग अब क्या कर रहे हैं, सेकंड चैप्टर कर रहे हैं। तो सेकंड चैप्टर का जो है क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। तो हमारे साथ आप लोग क्या करिए, टेक्स्ट बुक ले लीजिए, आप लोग क्या करिए, पढ़िए मेरे साथ साथ, ठीक है ना। आप लोग मेरे साथ साथ पढ़िए और मेरे साथ क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। तो आपको जो न आता होगा वो आ जाएगा। अगर मेरे साथ साथ चलेंगे तो आपको नो डाउट, कोई डाउट नहीं होगा, आप आराम से क्वेश्चन लगा लेंगे। तो चलिए हम लोग का क्वेश्चन जो है फर्स्ट है, आइए रीड करते तब लगाते। क्या दिया है, 2 चार्जेस 5 × 10⁻⁸ कूलाम एंड -3 × 10⁻⁸ कूलाम आर लोकेटेड 60 सेंटीमीटर अपार्ट at what potential on line joining the two charges is the electric potential 0, take the potential if to be 0। मतलब ये बता रहा है कि अगर हम कहीं पर भी लेंगे तो पोटेंशियल 0 हो, पर क्या है, दो चार्ज है यहाँ पे, जैसे आप मैंने लिखा है यहाँ देखिए, ये दो चार्ज है, एक यहाँ है दूसरा यहाँ है। Q1 की जो वैल्यू है 5 × 10⁻⁸ है और Q2 की जो वैल्यू है -3 × 10⁻⁻8 है, ये दिया है। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो 16 सेंटीमीटर है। अगर हम लोग यहाँ से इस तरफ से x मान लें पूरा डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ 0 होगा, तो दूसरी तरफ से होगा 16 - x, ठीक है। तो अगर अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन का सलूशन क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो इसका मतलब ये हम लोग जान गए क्या चीज़, कि V1 देखिए एक तरह से हम लिखेंगे V1 + V2 = V, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल सम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसने बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है, इसका मतलब टोटल 0 होना चाहिए। हम लोग V1 + V2 को बोल देंगे क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब अगर वैल्यू रखे तो पोटेंशियल का फॉर्मूला तो 1/4πε0 और Q की वैल्यू कितनी है, तो 5 × 10⁻⁸ हो गया, अपान जो है R होता है, R की जगह कितना है, अगर इस तरफ में देखेंगे 16 - x और 10⁻⁻², इसको मीटर में चेंज कर दिया। और यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग क्या हो जाएगा, इक्वल कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ -3 की वजह से यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और माइनस की वजह से इसको हम लोग क्या कर सकते, इक्वल के उस तरफ करके फिर 3 × 10⁻⁸ अपान कितना हो जाएगा, x × 10⁻²। 10⁻² से 10⁻² कट जाएगा, इसके ये कट जाएगा, 10⁻8 से 10⁻8 कट जाएगा, बचा 5/16 - x और यहाँ बचा 3/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5x = और ये हो गया 48, x माइनस कितना हो जाएगा 48, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, इधर हो गया यहाँ पे 3x हो जाएगा, ठीक है। और इस तरफ हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो 8x = कितना होगा 48, तो x = कितना होगा 8 6 जाओगा 8 6 48, x की वैल्यू, इसका मतलब है Q1 से कितना होगा 1 6 हो गया, तो इधर 16 है ना, तो 1 10 हो, Q1 से 10 सेंटीमीटर और Q2 से कितना सेंटीमीटर होगा, तो Q2 से होगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब है Q1 से 10 सेंटीमीटर पे, Q2 से 6 सेंटीमीटर पे क्या होगा, पोटेंशियल 0 हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल कब 0 होगा, तो Q1 से जो है फर्स्ट, और इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन जो है आसानी से जाएगा। क्या दिया है कि अगर कोई चार्ज है जिसको हम लोग 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे प्लेस करेंगे तो कहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा, तो हम लोग बताएं, कुछ मान लेंगे कहीं पे पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो अगर पोटेंशियल 0 होगा तो इसका मतलब टोटल 0 होगा। जब टोटल, और हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है, जो वैल्यू होता है 1/4π, यहाँ 1/4πε0 और Q अपान क्या होता है, R होता है फार्मूले में। और यहाँ पे हम लोग क्या करें, Q1 निकालेंगे, Q2 निकालेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे =0 रखेंगे। Q1
यहाँ पे जो चार्ज प्लस होगा उसकी वैल्यू प्लस आती है, जो चार्ज माइनस होता है उसकी वैल्यू माइनस आती है, तो ये वाला माइनस, इसलिए बीच में प्लस की जगह माइनस होगा, इक्वल इधर ला के काट के सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पर डिस्टेंस दोनों चार्ज की वैल्यू अगर यहाँ पे 5, यहाँ पर भी अगर ये 5 होता ना तो जानते हैं तो इसके मिडिल में पोटेंशियल हमारा 0 हो जाता, तभी इसीलिए इसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, दोनों तरफ से क्या होगा बराबर होगा, तो पोटेंशियल 0 कहाँ होता है, तो पोटेंशियल मिडिल पे होगा, दोनों अगर क्या होता इक्वल अपोजिट होता तब इसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग देख लीजिए। तो चलिए इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्या है, आप लोग क्वेश्चन अपना रीड करते रहिए एनसीईआरटी वाला, तो हम लोग एनसीईआरटी का कर रहे हैं इसलिए क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, मैं क्वेश्चन रीड करूंगा और उसके बाद क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन 2 क्या है हमारा, अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज़ अ चार्ज 5। अ रेगुलर हेक्सागन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सोल्यूशन है ये। क्या बोला, अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज चार्ज 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टेक्स, कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन। मतलब बताया जो है एक जो है हेक्सागन है, इसके वर्टेक्स पे जो है हमारा 5 माइक्रोकूलम का जो है चार्ज है और साइड कितनी है, तो हम लोग हेक्सागन को अगर बेंजीन बना लेंगे तो हमारा वैसे भी थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये देखिए हमने बना लिया, तो ये हमने बना लिया हमारा हेक्सागन है, इस पे 5 माइक्रोकूलम सब पे है, 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, उसके बाद जो है सेंटर पे यहाँ पे इससे ऐसे से मिला दीजिए। ठीक, तो यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करना, और साइड कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए हम लोग को यहाँ पे आपका एक तरह से कहा जाए तो जो साइड की वैल्यू होगी तो हम लोग को इसका अगर वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का 1/4π/Q/R होता। तो देखिए हम लोग का मेन R है, तो देखिए हम लोग अगर बात करते हैं तो Q की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो 5 माइक्रोकूलम है। ठीक है, इसको हम अगर चेंज कर देंगे तो 5 × 10⁻⁶ कूलम हो जाएगा। जो R की वैल्यू होगी इसमें 10 सेंटीमीटर × 10⁻⁻² बदलेंगे तो मीटर हो जाएगा। अब इस पर गौर करिएगा, तो देखिए जितना ये होगा उतना भी ये होगा, जितना जो हो ये होगा उतना ये होगा, जितना, इसका मतलब जो डायगोनल की वैल्यू भी मिल रही है वो भी 10 सेंटीमीटर ही मिल रही है सब। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस सेंटर पे निकालना है, तो अगर एक की वजह से जितना निकलेगा 6 की वजह से टोटल हो जाएगा, तो हम लोग का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा 6 टाइम ऑफ 1/4πε0Q/R आ जाएगा। समझ रहे हैं, मतलब कि अगर एक की वजह से, एक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलेगा तो 6 की वजह से क्या होगा, सेंटर पे 6 गुना हो जाएगा, तो V = 6 × 9 × 10⁻⁹ और Q की वैल्यू है 5 × 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम से कूलम में, R की वैल्यू है 10 × 10⁻²। बस यही आंसर हम लोग को सॉल्व कर लेना है। देखिए तो हमें मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा, 5 × 6 = 30 यहाँ से हो गया, और उसके बाद जो है 9 × 3 = 27। ठीक, देखिए कितना हो गया, 6 × 5 = 30 यहाँ हो गया, 3 × 30 हो गया, और 9 × 3 = 27, 270। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे 10 है और 10⁻⁻² है, तो एक 10 सब्ट्रैक्ट कर -1 बच गया, -1 यहाँ बच गया, और -1 अगर मान लीजिए ऊपर लेके जाएंगे तो ये 10 हो गया, 10 में से 6 घटाएंगे 4 बच गया, और इस पॉइंट को थोड़ा सा इधर लाएंगे तो 2.70 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर कितना हो गया, तो ये हमारा अब 6 हो गया फिर से। ठीक है, इतना वोल्ट आ गया, कितना आ गया, 2.70 10⁶ वोल्ट। इसका मतलब है टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दी सेंटर ऑफ हेक्सागन होगा, जो एक का होगा उसका 6 गुना हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग की वैल्यू क्या हो जाएगी, आ जाएगी। तो आप लोग ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसलिए क्वेश्चन जो है आप लोग इसको रीड कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बुक में है तो आप लोग इसीलिए बुक जो है
बुक से क्वेश्चन आपको रीड करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिएगा हम लोग क्वेश्चन नंबर अब कौन सा लेते हैं, 3 वाला। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, ध्यान से पढ़ते हैं फिर आगे हम लोग करते हैं। देखिएगा मेरे साथ आप रीड करिए, या तो मेरी बातों को आप गौर करिए जो हम लोग पढ़ते। क्या दिया है, 2 चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस एट ए एंड बी 6 सेंटीमीटर। मतलब क्या दिया है कि 2 चार्ज है, यहाँ से मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, 2 चार्ज है। एक हमारा है कितना 2 माइक्रोकूलम और दूसरा है -2 माइक्रोकूलम। एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, और दोनों एक दूसरे से 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखे हैं, ठीक है। देखिए दोनों इक्वल अपोजिट होने की वजह से इसके मिड पॉइंट यहाँ क्या है, मिडिल है, ठीक है। जब मिडिल में हम क्या करेंगे, एक प्लेन ड्रा कर देंगे। जब प्लेन ड्रा करेंगे तो क्या होगा, यही प्लेन क्या हो जाएगा हमारा, अगर बताया होगा क्या चीज़ कि कहाँ पे अगर प्लेन हो जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। अब देखिए क्या सबसे पहले क्या दिया, आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। तो क्या होगा, मिडिल या मिड पॉइंट, मिडल ऑफ द ए बी एंड परपेंडिकुलर टू ए बी। मतलब क्या होगा, अगर हम क्या करें कि ए बी की परपेंडिकुलर से, मतलब ए बी के परपेंडिकुलर से एक प्लेन ड्रा कर दे, मिडिल से एक प्लेन ड्रा करेंगे तो वो प्लेन हमारा क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, जहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, दोनों तरफ से इधर से इधर। अभी जो मैंने हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के वही है, अगर यहाँ पे 2 चार्ज की वैल्यू सेम आती है तो पोटेंशियल इधर से जितना होगा उतना इधर से होगा, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल 0 हो जाएगा, इसीलिए इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। तो क्या होगा, अगर ए बी के हम क्या करते हैं, ए बी के क्या है, मिडिल से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते, प्लेन ड्रा करेंगे, तो प्लेन मिडिल ऑफ द ए बी एंड परपेंडिकुलर टू ए बी, मिडिल ए के मिडिल से परपेंडिकुलर प्लेन ड्रा करेंगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, 0 होगा। और सेकंड में क्या बोलता है, सेकंड की जो वैल्यू है हमारी, सेकंड क्या बोला कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा हमारा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ए टू बी एंड नॉर्मल टू ए बी। ए बी से क्या होगा, ए देखिए ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, तो ऐसे होगा, मतलब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ए से बी की तरफ होगा, क्योंकि हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होता है। तो प्लस चार्ज इधर, माइनस चार्ज, तो ए से बी की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा डायरेक्शन हो जाएगा। पर कैसा होगा, ए बी के परपेंडिकुलर होगा, मतलब ए बी के नॉर्मल बोलिए या ए बी के परपेंडिकुलर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और इक्विपोटेंशियल मिडिल पे ए बी के क्या होगा, जब प्लेन ड्रा कर देंगे तो 0 होगा, ठीक है ना। तो आप लोग देख लिया आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, तो क्वेश्चन इसको इरेज कर दें, आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्वेश्चन जो है आगे लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है क्या, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है, अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज चार्ज 1.6 × 10⁻⁷ कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, आउटसाइड और outside the sphere and at a point 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। क्या बोला, एक स्फीयर मान ले हम लोग ऐसे बना लें और यहाँ सेंटर है, यहाँ पे बोला इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर में कभी कभी 0 क्यों होगा, क्योंकि चार्ज 0 होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिर यहाँ निकाला है जो हमारा 12 सेंटीमीटर है, और ये चार्ज की वैल्यू हमारी कितनी दे रखा है, तो 1.6 10⁻⁷
-7 कूलाम है। ठीक है, तो अगर हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, सॉल्यूशन लेंगे तो हम लोग ये लिखेंगे कि फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल 0, क्यू इक्वल 0 इनसाइड द स्फीयर। स्फीयर के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा क्योंकि चार्ज 0 होगा। अब सेकंड क्या बोला है, तो V इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 1/4πε0। चलिए पहले फार्मूला V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R होगा, तो V की वैल्यू 9 × 10⁹, इसकी वैल्यू Q की वैल्यू हो गई 1.6 10⁻⁷, R की वैल्यू कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर को बदलेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, तो V इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करना है हम लोग को, इसको हम क्या करते हैं, इसको इससे काट देंगे तो यहाँ होगा 0.4, यहाँ आ गया 3 से इसको काटेंगे 3 आ गया। ठीक है, तो 4 × 12 1.2 ये हो गया, और 10 की पावर पे आइए देखिए यहाँ 4 से काटेंगे, 4 से इसको काट दिया तो कितना हो गया 3 आ गया, 3 से 9 काटे 3 आ गया, अब 3 4 या 12 हो गया। अब यहाँ बचा ये, इसको ले जाएंगे 11 हो जाएगा, 11 में से 7 घटा देंगे कितना हो जाएगा, और थोड़ा नीचे करते हैं B इक्वल कितना हो गया 1.2 × 10 की पावर, ये 11 में से 7 और घटा दीजिए। ठीक है, तो आया कितना 4 -4 आ जाएगा हम लोग का वोल्ट आ गया। ठीक है, कितना आ गया 1.2 × 10⁻⁴ वोल्ट आ जाएगा। किसकी वैल्यू, जब ये कहाँ पे हो, इस सरफेस पे, यहाँ पे हो तब की बात हो रही, यहाँ पे हो तब की। ठीक है, तब क्या होगा, आउटसाइड दी सरफेस होगा। अब तीसरी कंडीशन बोला अगर इससे 18 सेंटीमीटर की दूरी पे हो तब क्या होगा, तो 18, ये अब R की वैल्यू कितना 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 18 के लिए हम लोग क्या लेते हैं देखिएगा, तो 18 आप लोग ध्यान से देख लीजिए हमारा। ठीक है, आप लोग देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले तो 4th का तब आगे। अब 18 का सेम ऐसे ही करना है हम लोग को, 3 की जगह जहाँ 12 हो वहाँ क्या रख देना है, तो 12 की जगह 18 रख दे, सब कुछ वैल्यू वही रहेगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है ना, तो हम लोग को करना क्या है, तो देखिए अब ध्यान से, देखिए एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला ना कि पोटेंशियल निकाला है अभी, इसीलिए तो यहाँ पे देखिए ये पोटेंशियल नहीं पूछा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो कोई बात नहीं, हम लोग यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालते। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग क्या होगा, इसका 0 है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/4πε0 और हमारा होगा Q/R², तो E की जो वैल्यू होगी 9 × 10⁹ हो जाएगी। Q की वैल्यू हमारी 1 कितनी है 1.6 10⁻⁷ हो जाएगा, अपान R², R की वैल्यू कितनी यहाँ पे 12 है, 12 × 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई 12 × 10⁻⁻2 हो जाएगा। तो E की जो वैल्यू है हमारी कितनी होगी, अभी हम लोग काटे थे तो टोटल कितना आ गया था आपने देखा 1.2, तो हम लोग वही लिखेंगे 1.2 में ऊपर से हमने क्या लिखना है 12 और लग देना है, इंटू 10 की पावर जो लिखा है सब कुछ वैसे लिखे, और यहाँ 10⁻⁻2 मतलब यहाँ से ये वाला हिस्सा पूरा बचा लीजिए और कुछ जैसे सॉल्व किए हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे जब हम इसको काटेंगे तो यहाँ 0.1 बच जाएगा, तो जैसे 0.1 बचेगा हमारे पास, तो आप लोग देखेंगे क्या कि फिर से देख लिए स्क्वायर है ना, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये हमारा बचना चाहिए कितना, ये 2 कम करेंगे 4 में से, 4 में से 2 कम कर देंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, देखिए इसको इरेज कर देते हैं हम, ये वाला इरेज कर देते हैं, थोड़ा जगह कम हो जा रहा है ए यहाँ से। तो देखिएगा क्या करना हम लोग को, ये वैल्यू लेनी है और यहाँ पे आप लोग क्या है इसको सॉल्व करेंगे, फिर से यहीं लिख देते हैं 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाई 1.6 10⁻⁷ अपान 12 × 10⁻2 इंटू 12 × 10⁻2। अब देखेंगे तो हम लोग यहाँ से देखिए इसको काट दें, अगर ये पॉइंट हटा दिए, चलो यहाँ पे
हमने इस पॉइंट को हटा दिया यहाँ से, तो ये हमने क्या है चाहे बाद इसको इससे काट दिया दोनों, 3 यहाँ से आ गया, 3 यहाँ से आ गया, और ये हमारा क्या होगा कट के 0.1 आ गया, है ना। अब क्या करना है, नंबर न इस 3 कट गया, कुल बचा ही नहीं, कोई नंबर नहीं बचा अब ऊपर, खाली नंबर ये बच रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारा 9 हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे 7 हो गया, 7 देखिए 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ से 2 और ये वाला एक चला जाएगा तो हमारा 10 पावर 2 एक 6 हो जाएगा, 0.1 10 पावर कितना हो गया, 6 हो गया। और जब ये पॉइंट हटा देंगे तो 1 इंटू 10 की पावर कितना होगा, 5 आ गया, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलाम हो गया, ठीक है। कितना आ गया, कितना, तो देखिएगा सबसे पहले यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इस बार पूरी वैल्यू यहाँ काटने तो ये वाला पॉइंट रह गया था, अगर यहाँ भी करेंगे तो कितना हो जाएगा अब, तो यहाँ पॉइंट रह गया था ना, तो यहाँ कुछ छूट रहा है, क्या छूट रहा है पता नहीं। यहाँ पे 9 यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए ऐसे करिए, 9 में से 7 करेंगे 2 बचा, और ये नीचे से 4 आएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या इसको सब्ट्रैक्ट करें, इसको ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, 6 में से कम करेंगे तो यहाँ पर भी वही आएगा, तो यहाँ पे 10 पावर 5 यहाँ पे न्यूटन पर कूलाम यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग देख लिए, चलिए इसका हम लोग सेकेंड पार्ट करते हैं, इसको इरेज करते हैं। तो हम इरेज करते हैं, ध्यान से देखिए, अभी 18 पे निकालना है, तो 18 के लिए फिर से एक बार कर देते हैं। तो देखिए इसमें मैं इसको यहाँ से आप लोग इसको नोट के स्क्रीनशॉट लेके तब मैं आगे, चलिए इसको इरेज करके यहाँ कर देता हूँ, इरेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेम वैल्यू हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर सी पे निकालना है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसलिए मुझको याद आ रहा है पोटेंशियल निकाल, हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे निकालना है, 8.C, और जिसमें 18 है तो 9 इंटू 10 की पावर 9 वैल्यू हो गया, और 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस कितना है, तो 7 हो गया, और नीचे 18 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 डायरेक्ट कर दिया, ठीक है, आया समझ में, इतना हो गया। अब देखिएगा इस बार कैसे काटेंगे हम लोग, तो यहाँ 9 दूनी 18 काट दिया, ठीक, और फिर इसको हम लोग इससे काट दे रहे, ये दोनों 4, 2 इससे कटेगा, 2 इससे, अब यहाँ 9 आ गया, और हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 0.4 बच गया, ठीक है, और कोई नंबर नहीं बचा। अब क्या है, 0.4 ऊपर 9 नीचे, मल्टीप्लाई देखिए क्या बच गया हमारा, तो यहाँ देखिए 9 ये रहा, साथ सब कुछ वैसे बचेगा इस बार भी, अगर इस पॉइंट को हटा देंगे ना तो हमारा 5 ही बचेगा। अब इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, इसमें एक 0 बढ़ा दें अगर, तो 40 हो गया, 9 से भाग दे लें आराम से, तो यहाँ 4 हो गया, 40 में 9 से भाग देंगे, 9 चौक 36.4 बचा, फिर 40 होगा, 9 चौक 36, 1 बढ़ा 5 करके, और यहाँ पे हम लोग छोड़ देते हैं। तो न्यूटन पर कूलाम हमने देखा कि कितना हो गया, E2 की वैल्यू मतलब E3 जो है सी पॉइंट पे क्या है, जब 18 सेंटीमीटर पर है तब इसका इलेक्ट्रिक जो है फील्ड कितना 4.4 10.4 न्यूटन पर कूलाम है। तो आप लोग आराम से देख लीजिए, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर देखिए इस तरीके से, अगर हम NCERT का क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग लगा लेते हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4.4 10 पावर -4 हो जाएगा, 4.4 10 की पावर 4 हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। तो आप लोग देख लीजिए, आसानी से आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।